एवरीवन, माई सेल्फ सुधांशु रंजन। आई होप आप लोगों का एनटीएस का एग्जाम बहुत ही अच्छा गया होगा। पेपर फिजिक्स का अगर मैं देखूं या फिजिक्स के बारे में अगर मैं बोलूं तो पेपर इजी से मॉडरेट लेवल पे था, ज़्यादा टफ क्वेश्चंस इसमें नहीं थे। और इसी के साथ हम लोग विदाउट एनी डिले लेट्स गो फॉर द पेपर सॉल्यूशन ऑफ फिजिक्स। क्वेश्चन नंबर 1, in the graph shown in the figure, time is plotted along x-axis. Which quantity associated with the projectile motion is plotted along the y-axis? प्रोजेक्टाइल मोशन में कौन सी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होगी जो टाइम के साथ वेरी नहीं करेगी? क्योंकि ये जो ग्राफ दिखाया गया है वो टाइम के साथ एक फिजिकल क्वांटिटी का ग्राफ शो किया गया और ये बोला गया है ये फिजिकल क्वांटिटी टाइम के साथ वेरी नहीं कर रही है। सो ऑब्वियसली हमें मालूम है इन प्रोजेक्टाइल मोशन, इन ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन, एक्स एक्सिस के अलोंग का एक्सेलरेशन हमारा क्या होता है? 0 होता है। इसलिए एक्स एक्सिस के अलोंग की जो वेलोसिटी होगी वो हमारी क्या होगी? कांस्टेंट होगी। कहने का मतलब है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो होगी वो हमारी कांस्टेंट होगी। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? सो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन सी हमारे लिए क्या है? करेक्ट है। Let's go for question number 2. Two small spheres each having the charge plus q are suspended by insulating threads of length L from a hook. This arrangement is taken in a space where there is no gravitational effect. Then the angle between the two suspensions and the tension in each will be. अगर मान लिया जाए दो थ्रेड से जिसका लेंथ हमारा L मीटर है, उससे अगर दो ऑब्जेक्ट को हैंग कराएगा जिसका चार्ज Q है और ये ग्रेविटेशनल फ्री स्पेस में अगर रखा गया है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से दोनों पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स ऑफ रिपल्सन डेवलप होगा और फोर्स ऑफ रिपल्सन की वजह से जो थ्रेड होंगे वो हॉरिजॉन्टल हो जाएंगे। क्योंकि कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है तो वर्टिकल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करें तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि एक चार्ज यहाँ पर इस थ्रेड का जो लेंथ है वो हमारा L, दूसरा चार्ज हमारा यहाँ पे और इस थ्रेड का भी लेंथ हमारा क्या है? L है। तो यहाँ पर जो एंगल फॉर्म होगा दोनों थ्रेड के बीच में वो एंगल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। और ऑब्वियसली यहाँ पर जो फोर्स होगा वो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। इस चार्ज पे इधर फोर्स लगेगा और इस चार्ज पे इधर फोर्स लगेगा और ये हमें मालूम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू व्हाट? K इंटू Q1 इंटू Q2। इसका मतलब है K इंटू Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई व्हाट? सेपरेशन का स्क्वायर। सेपरेशन हमारा कितना हो गया? 2L का होल स्क्वायर। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ? 2L का होल स्क्वायर। और K की वैल्यू आप सभी को मालूम है कितना होता है? 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई व्हाट? 2L का होल स्क्वायर। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू दिस? क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन ए करेक्ट है। Let's go for question number 3. A jet airplane traveling with a speed of 500 km per hour ejects its products of combustion with a speed of 1600 km per hour relative to the jet plane. The speed of the latter with respect to an observer on the ground is. मान लिया जाए एक जेट प्लेन की बात करूं तो मान लिया जाए जेट प्लेन को मैं कुछ इस तरीके से बना रहा हूं। ये हमारा जेट प्लेन है, जेट प्लेन इस डायरेक्शन में जा रही है तो मैंने यहाँ पर लिख लिया वेलोसिटी ऑफ द प्लेन। और जो प्रोडक्ट है, इजेक्टेड प्रोडक्ट है, वो उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन ये होगा। सो मैं लिख सकता हूँ दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द फ्यूल। सपोज जो प्रोडक्ट है उसे मैंने फ्यूल बोल दिया। सो वेलोसिटी ऑफ द फ्यूल विद रेस्पेक्ट टू द प्लेन इज इन दिस डायरेक्शन पर्टिकुलरली। तो अगर मैं यहाँ पर बोलूँ व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द प्लेन, वेलोसिटी ऑफ द प्लेन यहाँ पर मेंशन है दैट इज व्हाट? 500 किलोमीटर पर आवर। एंड वेलोसिटी ऑफ द इजेक्टेड फ्यूल जो मेंशन है वो 1600 किलोमीटर पर आवर है। सो मैं बोल सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ फ्यूल विद रेस्पेक्ट टू प्लेन इज इक्वल टू व्हाट? 1600 किलोमीटर पर आवर। अगर इस डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं तो इस डायरेक्शन को हमें नेगेटिव कंसीडर करना पड़ेगा, दैट इज -1600। सो वेलोसिटी ऑफ फ्यूल माइनस वेलोसिटी ऑफ प्लेन इज इक्वल टू व्हाट? -1600। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ फ्यूल इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ -1600 प्लस वेलोसिटी ऑफ द प्लेन एंड वेलोसिटी ऑफ प्लेन हमारा कितना है? 500। इसका मतलब है -1100 किलोमीटर पर आवर। और आप लोगों को मालूम होना चाहिए अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ वेलोसिटी ऑफ फ्यूल, इसका मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है वेलोसिटी ऑफ फ्यूल विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्लियर है? ये हमारा है वेलोसिटी ऑफ फ्यूल विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। और मैं ये बोल सकता हूँ ये जो फ्यूल है उसी को प्रोडक्ट यहाँ पर बोला गया। वेलोसिटी ऑफ प्रोडक्ट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू व्हाट? -1100 किलोमीटर पर आवर। सो अकॉर्डिंग टू दिस विच ऑप्शन इज करेक्ट? क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन सी करेक्ट है। Let's go for question number 4. A particle moves on a circular path of radius r. It completes one revolution in 40 seconds. Calculate distance and displacement respectively in 2 minutes 20 seconds. एक पार्टिकल
एक कंप्लीट साइकिल को कवर करने में 40 सेकेंड ले रहा है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया 2 मिनट 20 सेकेंड में पार्टिकल कितना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। तो हमें क्लियरली दिख रहा है 40 सेकेंड में एक साइकिल कवर कर रहा है, इसका मतलब 2 पाई रेडियन कवर कर रहा होगा। तो 1 सेकेंड में जो एंगल कवर कर रहा होगा दैट इज 2 पाई डिवाइडेड बाई 40। 2 मिनट 20 सेकेंड मतलब 140 सेकेंड। तो 140 सेकेंड में कितना एंगल कवर कर रहा होगा 2 पाई डिवाइडेड बाई 40 इंटू व्हाट 140। यहाँ पर कितना 2 से 20 टाइम में कैंसिल, 20 से ये 7 टाइम में कैंसिल, मतलब 7 पाई रेडियन कवर कर रहा होगा। और आप लोग को मालूम होना चाहिए सर्कुलर पाथ पे अगर कोई पार्टिकल चल रही है किसी ए पॉइंट से बी पॉइंट की ओर, इसका एंगल थीटा है, तो जो आर्क लेंथ होता है वही आर्क लेंथ डिस्टेंस के बराबर होता है। और डिस्टेंस आप सभी को मालूम है, आर्क लेंथ मतलब कितना आर थीटा। तो अगर ध्यान से देखें जो थीटा कवर की गई है 2 मिनट 20 सेकेंड में वो 7 पाई रेडियन है। इसका मतलब अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, यहाँ क्वेश्चन में जो रेडियस दिया गया है वो आर है और थीटा जो है वो 7 पाई। इसका मतलब डिस्टेंस हमारा कितना हो गया 7 पाई आर मीटर। क्लियर है। लेकिन साथ में डिस्प्लेसमेंट भी तो पूछा गया है। 7 पाई रेडियन का मतलब अगर देखें तो 7 पाई रेडियन का मतलब क्या है, इसे मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 पाई इंटू 3 प्लस पाई। इसका मतलब है 3 साइकिल प्लस हाफ साइकिल। क्लियर है। इसका मतलब है यहां से पार्टिकल चली, 1 साइकिल, 2 साइकिल, 3 साइकिल और फिर ये हाफ साइकिल, मतलब पार्टिकल यहां पर पहुंची फाइनली। तो पार्टिकल इनिशियली यहां पे थी, फाइनली यहां पर पहुंची अपोजिट। इसका मतलब अगर ध्यान से देखें दिस इज इनिशियल एंड दिस इज द फाइनल पोजीशन, दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट पाथ इन बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इज द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू यहां पर क्या लिख लिया जाए दैट इज 2r which is equal to diameter। और यहाँ पर रेडियस हमारा क्या है स्मॉल r है। so which option is correct? क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन बी करेक्ट है। Let's go for question number 5. A solid non-conducting sphere of radius r is charged uniformly with a total charge q. Then the correct expression for the electric field is r is the distance from the center। हमारे पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर है, कहने का मतलब है पूरे वॉल्यूम पे चार्ज है हमारा, और ये जो चार्ज मेंशन किया गया है दैट इज क्यू। एक स्फीयर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर जिसका रेडियस हमारा क्या दे दिया गया आर दे दिया गया, और बोला गया किसी आर डिस्टेंस पे, और वो आर डिस्टेंस किसी भी पॉइंट के लिए है, विद इन द स्फीयर वाले पॉइंट के लिए भी एंड आउटसाइड द स्फीयर वाले पॉइंट के लिए भी। मान लिया जाए इस पॉइंट को 1 मान लें और इस पॉइंट को 2 मान लें। सो इस 1 पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है ये सभी को मालूम होगा KQ into this r, this small r divided by what r to the power 3, that is r less than capital R, and this electric field is equal to what KQ। अगर सरफेस की बात की जाए इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस मतलब this small r is equal to what capital R, so this is r divided by RQ। so मैं इसे लिख सकता हूँ KQ divided by R square, and this will be at the surface of the sphere। electric field outside the point, outside the sphere, that is electric field at point 2। और ये डिस्टेंस अगर r है तो आप सभी को मालूम होना चाहिए this is KQ divided by R square, that is R greater than capital R। so आपको क्लियरली यहाँ पर दिख रहा होगा। so यहाँ पर क्या बोला जाए, so which option is correct? क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन A एंड B दोनों करेक्ट है। विद इन द स्फीयर 0 तो हो ही नहीं सकता। अगर होलो कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर होता तो विद इन द स्फीयर हमारा क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता। अच्छा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा इक्वलिटी के साइन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर बोला गया KQ डिवाइडेड बाई R स्क्वायर वेयर R इज ग्रेटर देन इक्वल टू R। इसका मतलब है कि अगर मैं यहाँ पर इस R के जगह पर अगर कैपिटल R रख दूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द सरफेस हो जाएगा, दैट इज KQ डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। सो ये दोनों ऑप्शन हमारे लिए करेक्ट है। सो इसके अकॉर्डिंग क्या है क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन डी, जिसमें A और B दोनों ऑप्शन करेक्ट है। Let's go for question number 6. A particle located at x is equal to 0 at time t is equal to 0 second starts moving along the positive x direction with a velocity v which varies as v is equal to alpha root x. Then the velocity of the particle varies with time as, where alpha is a constant, velocity as a function of x दे दिया गया है और वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम हमसे पूछा जा रहा है। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ यहाँ पर जो v है वो दिया हुआ है अल्फा रूट x। अगर मैं एक्सेलरेशन पता कर लूँ और एक्सेलरेशन अगर यूनिफॉर्म हो तो वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम हम लोग लिख सकते हैं v इज इक्वल टू u प्लस at।
तो अगर v अगर x का फंक्शन है तो एक्सेलरेशन मैं लिख सकता हूँ v इंटू डी वी बाई डी एक्स। अगर v t का फंक्शन होता तो एक्सेलरेशन लिखा जाता a इज इक्वल टू डी वी डिवाइडेड बाई डी टी। v x का फंक्शन है तो एक्सेलरेशन v इंटू डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा। v इज इक्वल टू अल्फा रूट एक्स और डी वी बाई डी एक्स मतलब अल्फा रूट एक्स का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, अल्फा तो कांस्टेंट है, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे तो आएगा 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट एक्स। रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल, दैट इज अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। इसका मतलब a आपको क्लियरली दिख रहा है, दिस इज कांस्टेंट और a कांस्टेंट का मतलब है यूनिफॉर्म। और जब भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होती है तो हम सभी को मालूम है v इज इक्वल टू यू प्लस at लगा सकते हैं, वेयर इनिशियल वेलोसिटी इज मेंशन्ड स्टार्ट्स मूविंग। स्टार्ट मतलब क्या है, इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 है, प्लस एक्सेलरेशन जो है वो हमारा कांस्टेंट है, दैट इज अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी। इसका मतलब v इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी। अल्फा स्क्वायर बाई 2 हमारा कांस्टेंट है, इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। सो अकॉर्डिंग टू दिस विच ऑप्शन इज करेक्ट? क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन ए करेक्ट है। लेकिन इसी क्वेश्चन को आप इंटीग्रेट करके भी सॉल्व कर सकते हैं। सिंस v इज द फंक्शन ऑफ x, v को आप लिख सकते हैं dx बाई dt। वहां से आप x कैलकुलेट कर सकते हैं, x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं और x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आपको मिल गया तो v इज इक्वल टू dx बाई dt से फिर वेलोसिटी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वहां से भी सेम रिलेशन हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। सो लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया? द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एट t इज इक्वल टू 0 इज गिवन बाय s इज इक्वल टू 6t स्क्वायर माइनस t टू द पावर 3। द टाइम व्हेन द पार्टिकल विल अटेन जीरो एक्सेलरेशन इज। यहाँ डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दे दिया गया है और आपसे ये बोला गया कि बताइए वो टाइम क्या होगा जिस समय एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल हमारा 0 हो जाए। तो पहले तो एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना पड़ेगा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t। यहाँ डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t दे दिया गया है, दैट इज 6t स्क्वायर माइनस t टू द पावर 3। डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t दिया हुआ है तो वेलोसिटी निकालने का तरीका ds डिवाइडेड बाई dt। क्योंकि हमें एक्सेलरेशन तक पहुंचना है तो पहले वेलोसिटी कैलकुलेट कर ले, फिर एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लेंगे। वेलोसिटी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12t माइनस 3ta स्क्वायर। उसके बाद फिर से इसे वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t आ गया, इसलिए एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है dv डिवाइडेड बाई dt एंड दिस विल बी इक्वल टू व्हाट 12 माइनस 6t। बोला गया एक्सेलरेशन जब 0 हो उस समय टाइम कितनी होगी तो एक्सेलरेशन को 0 के बराबर कर लो। सो 6t इज इक्वल टू क्या लिखा जाए 12, इसका मतलब है t इज इक्वल टू क्या सिंपली 2 सेकेंड। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन ए करेक्ट है। Let's go for question number 8. An uncharged sphere of metal is placed in between two charged plates as shown. The lines of force look like. यहाँ पर दो चार्ज प्लेट है, एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट है और दूसरा नेगेटिव चार्ज प्लेट है। उसके बीच में अनचार्ज्ड मेटल स्फीयर को रख लिया गया। अनचार्ज्ड मेटल स्फीयर मतलब अनचार्ज्ड कंडक्टर को रख लिया गया। तो आपसे ये पूछा गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगे वो किस फॉर्म में होंगे? इस फॉर्म में, पहले वाले फॉर्म में, दूसरे वाले में, तीसरे वाले और चौथे। तो अगर मैं यहाँ पर बोलूं क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 में ये प्लस है और ये माइनस है, ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट है एंड दिस इज द नेगेटिव चार्ज प्लेट। अगर यहाँ पर स्फीयर नहीं होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो विद इन द प्लेट होता वो पॉजिटिव चार्ज प्लेट से नेगेटिव चार्ज प्लेट की ओर होता। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। लेकिन अगर इसके अंदर अगर कंडक्टर को रख लिया गया तो कंडक्टर के जो चार्जेस होंगे वो पोलराइज होंगे। पोलराइज होंगे इसका क्या मतलब है? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन की वजह से ये वाला जो सरफेस होगा नेगेटिवली चार्ज्ड हो जाएगा और ये वाला जो सरफेस हो जाएगा ये हमारा पॉजिटिवली चार्ज प्लेट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की ओर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से निकलती है, ऑरिजिनेट करती है और नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट करती है। या तो नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होगी या फिर इन्फिनिटी पे टर्मिनेट होगी। और ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज प्लेट है, तो ये पॉजिटिव चार्ज से फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलेगी ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसका मतलब है यहाँ पर अगर बात किया जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारा कुछ ऐसा होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा। अच्छा याद रखेंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर पे होगा वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर होंगे, 90 डिग्री पे होंगे, क्योंकि जो कंडक्टर का जो सरफेस होगा वो हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह काम करेगा। सो अकॉर्डिंग टू दिस फिगर विच ऑप्शन इज करेक्ट? सो आपको क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है दिस ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन C करेक्ट है। Let's go for question number 9. The figure shows a horizontal force F acting on the block of mass M on an inclined plane angle theta. What is the normal reaction of the block? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या बोल दिया गया, एक इंक्लाइन प्लेन है जिसका एंगल थीटा है, इस पे एक ब्लॉक को रखा गया जिसका मास m kg है
ऑब्वियसली इस पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और आप लोगों को मालूम होगा ग्रेविटेशनल फोर्स के दो कंपोनेंट, एक ये कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन दैट इज mg cos थीटा, और एक कंपोनेंट ये, और ये कंपोनेंट हमारा कितना हो जाएगा दैट इज mg sin थीटा। लेकिन साथ में यहाँ पर एक फोर्स भी लगाया गया है, हॉरिजॉन्टल फोर्स, दिस इज F, और इस हॉरिजॉन्टल फोर्स का जो एंगल होगा इंक्लाइन प्लेन से जो एंगल होगा वो हमारा कितना हो जाएगा थीटा। इस हॉरिजॉन्टल फोर्स के भी दो कंपोनेंट यहाँ पर ले लें, ये कंपोनेंट हमारा कितना हो जाएगा F cos थीटा, और ये कंपोनेंट हमारा हो जाएगा F sin थीटा। साथ में यहाँ कांटेक्ट होने की वजह से एक नॉर्मल रिएक्शन इधर लगेगा, दिस नॉर्मल रिएक्शन। ऑब्वियसली अगर मैं बोलूं कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन की अगर मैं बात करूं, जितने भी फोर्सेस हैं परपेंडिकुलर टू द प्लेन दिस ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम, इसका मतलब है इस डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स इस डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स के बराबर है। तो इस डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स कौन सा है, F sin थीटा और mg cos थीटा, और इस डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स नॉर्मल है, इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ नॉर्मल इज इक्वल टू mg cos थीटा प्लस व्हाट F sin थीटा। सो दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन ओवर द ब्लॉक। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू दिस? क्वेश्चन नंबर 9 का mg cos थीटा प्लस F sin थीटा, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन डी करेक्ट है। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 10। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड बाय अ पॉइंट चार्ज। बोला गया है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल है जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया, लेकिन वो इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट चार्ज की वजह से जनरेट हुई है। तो अगर मैं बोलूं कि पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर मैं ये ड्रॉ करूं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसा रेडियली आउटवर्ड, अगर ये पॉजिटिव चार्ज अगर मैं कंसीडर कर लूं, तो अगर मैं यहाँ पर डाइपोल प्लेस कर दूं, मान लो इस लाइन के अलोंग अगर मैं डाइपोल को प्लेस कर दूं, मान लो यहाँ पर जो चार्ज है वो -q है और यहाँ पर जो चार्ज है वो +q, डाइपोल की बात कर रहे हैं, तो पेयर ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर होना चाहिए। अब यहाँ पर मैं बोलूँ, हमें मालूम है इस पॉइंट चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसे 0.1 मान लें और इस पॉइंट 2 मान लें, इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ज्यादा होगी कंपेयर टू दिस पॉइंट। तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा इसे मैं F2 बोल दूं और यहाँ पर जो फोर्स लगेगा इसे F1 बोल दूं। सिंस यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है तो F1 F2 से बड़ी होगी, ये क्लियर है। F1 अगर F2 से बड़ी है तो नेट फोर्स तो जीरो हो ही नहीं सकती। इसका मतलब है जो नेट फोर्स पहला वाला जो ऑप्शन दिया गया द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द डाइपोल मस्ट बी जीरो, तो ये इनकरेक्ट है। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि डाइपोल को अगर मैं इस जगह पर प्लेस कर दूं, अगर मैं डाइपोल को इस जगह पर प्लेस कर दूं, अगर मैंने बोला ये चार्ज हमारा +q है और ये चार्ज हमारा -q है, तो यहाँ से यहाँ तक का इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ से यहाँ तक का इलेक्ट्रिक, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन इस पे फोर्स का डायरेक्शन इधर है और इस पे फोर्स का डायरेक्शन हमारा इधर है। क्लियर है? ध्यान से देखिए, अभी भी नेट फोर्स हमारा जीरो नहीं हो सकता। द टॉर्क ऑन द डाइपोल ड्यू टू द फील्ड मस्ट बी द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द डाइपोल मे बी जीरो, इसका मतलब मे बी जीरो का भी ऑप्शन इनकरेक्ट है। द टॉर्क ऑन द डाइपोल ड्यू टू द फील्ड मस्ट बी जीरो, तो टॉर्क भी जीरो नहीं होगी, यहाँ पर है मस्ट बी जीरो का मतलब हाँ इस पॉइंट पे अगर ध्यान से देखें फोर्स का डायरेक्शन ये है, यहाँ पर फोर्स का डायरेक्शन ये है और ये हमारा ध्यान से देखेंगे ये इस सेंटर के अबाउट ये रोटेट कर सकती है, तो फोर्स का डायरेक्शन पोजीशन वेक्टर के अलोंग है या पोजीशन वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में है। इसका मतलब है r क्रॉस f जब लिखोगे तो टॉर्क की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, इस पॉइंट पे जीरो हो जाएगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, तो इस पॉइंट पे टॉर्क की वैल्यू यहाँ पर इस QE का एक कंपोनेंट इधर, इस QE का एक कंपोनेंट इधर और इस QE की वजह से और इस QE की वजह से ये वाली जो है डाइपोल इस डायरेक्शन में रोटेट करेगी। इसका मतलब इस पोजीशन पे टॉर्क, इस पोजीशन पे हमारा नेट टॉर्क क्या है, इस डाइपोल पे नॉन जीरो है, लेकिन इस पॉइंट पे टॉर्क हमारा क्या है, जीरो है। इसका मतलब है टॉर्क किसी भी डाइपोल पे पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जीरो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? सो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11, अ ब्लॉक स्लाइड्स with constant velocity on a plane inclined at an angle theta. The same block is projected up with the plane with an initial velocity v0. The distance covered by the block before coming to rest is. क्वेश्चन नंबर 11 की अगर मैं बात करूं तो एक इंक्लाइन प्लेन है, इस इंक्लाइन प्लेन का एंगल मैंने थीटा बोल दिया। अब यहाँ पर बोला गया इस इंक्लाइन प्लेन पे जो ब्लॉक है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, v हमारा कांस्टेंट। v कांस्टेंट का मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन जीरो होगा और हमें मालूम है इंक्लाइन प्लेन पे इस ब्लॉक पे जो फोर्स अलोंग द प्लेन लगेगी वो mg sin थीटा होगी, mg cos थीटा इधर और नॉर्मल इधर, नॉर्मल और mg cos थीटा एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगी। इस जगह पे जो नॉर्मल होगा वो mg cos थीटा के बराबर है इंक्लाइन प्लेन पे। अगर मैं बोलूं कि नॉर्मल और mg sin थीटा अगर एक दूसरे को mg cos थीटा एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रही है तो नेट फोर्स यही बचेगा। इस स्मूथ प्लेन पे नेट फोर्स हमारा mg sin थीटा होता है। अगर नेट फोर्स हमारा mg sin थीटा है तो एक्सेलरेशन हमारा हो जाएगा g sin थीटा। नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, और अगर एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी कभी कांस्टेंट हो ही नहीं सकती। इसका मतलब स्मूथ प्लेन तो नहीं है,
ये तो कंफर्म है कि ये स्मूथ प्लेन नहीं है। तो फिर क्या है, अगर mg sin थीटा इस डायरेक्शन में लग रहा है तो अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स तो लगना चाहिए। तो अपोजिट डायरेक्शन में अगर रफ प्लेन होगा तभी अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लग सकता है, और वो फोर्स लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन। अगर यहाँ पर म्यू की वैल्यू मेंशन नहीं की गई है तो म्यू की वैल्यू अगर 1 है तो काइनेटिक फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन हमारा दोनों सेम होगा, दैट इज म्यू इनटू n, और n हमारा क्या होता है mg cos थीटा। इसका क्लियर सा मीनिंग है कि अगर मैं बोलूँ ये काइनेटिक फ्रिक्शन अगर इस mg sin थीटा के अगर बराबर हो जाए, काइनेटिक फ्रिक्शन अगर mg sin थीटा के बराबर हो जाए तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो नेट फोर्स होगा वो हमारा 0 होगा, और नेट फोर्स अगर 0 हुआ तो वेलोसिटी हमारी क्या हो सकती है, कांस्टेंट हो सकती है। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि जो एक्सेलरेशन होगी वो 0 हो जाएगी, और एक्सेलरेशन की अगर मैं बात करूं तो एक्सेलरेशन ओवर द रफ इंक्लाइन प्लेन इज व्हाट a इज इक्वल टू g sin थीटा माइनस म्यू जी cos थीटा। और मैंने यहाँ पर बोला कि वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0 होगी, अगर एक्सेलरेशन 0 हो गई तो g sin थीटा इज इक्वल टू क्या लिख लिया जाएगा, म्यू जी cos थीटा। इसका मतलब है g से g यहाँ कैंसिल, सो sin थीटा इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, दैट इज म्यू cos थीटा। इससे हमारे पास एक रिलेशन आया, कांस्टेंट वेलोसिटी से हमें पता चला एक्सेलरेशन ओवर द इंक्लाइन प्लेन इज 0। तो ये स्मूथ प्लेन तो हो ही नहीं सकता। तो रफ प्लेन की बात करेंगे तो रफ प्लेन पे एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होती है वो g sin थीटा माइनस म्यू जी cos थीटा होती है। तो एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए, तो g sin थीटा इज इक्वल टू क्या लिखा गया, म्यू जी cos थीटा। लेकिन यहाँ पर बोला गया कि ये जो प्लेन है इस प्लेन पे along the plane in upward direction v0 वेलोसिटी से थ्रो कर दिया गया। इसका मतलब अगर ये रफ प्लेन है जिसका फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट म्यू है, अगर v0 वेलोसिटी से थ्रो कर दिया गया तो कहीं ना कहीं जाकर ये रुक जाएगी, इसकी फाइनल वेलोसिटी हमारी 0 हो जाएगी। अगर फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई इसका मतलब है ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में कोई ना कोई रिटार्डेशन तो लग रहा होगा। तो हमें मालूम है अब द प्लेन अगर मैं बोलूँ तो एक फोर्स लग रहा है mg sin थीटा, सॉरी along द प्लेन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एक फोर्स लग रहा है mg sin थीटा, और अगर ऊपर की ओर जा रही है तो एक फ्रिक्शन भी लग रहा होगा यहाँ पर, और फ्रिक्शन हमारा क्या होगा, म्यू इनटू नॉर्मल, और नॉर्मल ओवर द इंक्लाइन प्लेन इज व्हाट, mg cos थीटा। तो मैं बोल सकता हूँ डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स हमारा कितना है, mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा। तो इस ब्लॉक की अगर मैं बात करूं तो ब्लॉक पे जो mg cos थीटा और नॉर्मल एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही है, तो इस ब्लॉक पे जो नेट फोर्स है वो नेट फोर्स हमारा ये है, सो नेट फोर्स इज इक्वल टू व्हाट, मास इनटू एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास। तो मैं यहाँ पर मास से मास कैंसिल कर दूं तो यहाँ पर जो a होगी वो कितनी हो जाएगी, g sin थीटा प्लस, इसका मतलब है कि वेलोसिटी का डायरेक्शन ऊपर है, नेट फोर्स का डायरेक्शन नीचे है, मतलब a का डायरेक्शन हमारा नीचे है। थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो a हमारा कांस्टेंट है, अगर a कांस्टेंट है इसका मतलब यूनिफॉर्म है, और यूनिफॉर्म है तो इनिशियल वेलोसिटी अगर v0 है और फाइनल वेलोसिटी अगर 0 है तो स्टॉपिंग डिस्टेंस का एक फार्मूला लगा ले, स्टॉपिंग डिस्टेंस इज इक्वल टू u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a। u हमारी कितनी है, v0 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a। a की बात करें तो a हमारा कितना है, g sin थीटा प्लस म्यू जी cos थीटा। मैं ये बोल सकता हूँ, अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान से देखें तो म्यू जी cos थीटा, म्यू cos थीटा, इससे पहले हम लोगों ने देखा है कि म्यू cos थीटा जो है वो म्यू cos थीटा sin थीटा के बराबर है। सो म्यू cos थीटा की जगह पर अगर sin थीटा यहाँ पर रख ले तो ये भी g sin थीटा हो जाएगा, g sin थीटा प्लस g sin थीटा 2g sin थीटा, और ये हमारा फाइनली रिजल्ट जो होगा वो कितना लिखा जाएगा, 4g sin थीटा। सो इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन बी करेक्ट है, 11 का ऑप्शन बी करेक्ट है। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू गिवन अरेंजमेंट ऑफ द इनफाइनाइट प्लेन सीट्स एट पॉइंट पी। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि मान लिया जाए हमारे पास दो इनफाइनाइट सीट है, एक का चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा है, दूसरे का भी चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा है। इनफाइनाइट सीट की वजह से किसी भी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कांस्टेंट होती है, दैट इज सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अगर मैं बोलूं इस पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इस चार्ज सीट की वजह से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा एंड दैट इज सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और इस चार्ज सीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा क्योंकि परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा एंड अवे फ्रॉम द प्लेन क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या होगी, इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या हो जाएगी, 0। सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन ए करेक्ट है। क्लियर है? Let's go for question number 13. A block of mass 1 kg lies on a horizontal surface in a truck. The coefficient of static friction between the block and the surface is 0.6. If the acceleration of the truck is 5 meter per second square, the frictional force acting on the block is. ये ट्रक है, ट्रक चल रही है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, इस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है और इस ब्लॉक का जो मास है वो 1 kg है, इसकी जो फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट है वो दैट इज 0.6 है। अब ये आपको मालूम होना चाहिए ब्लॉक ओवर ब्लॉक की कहानी है।
ऊपर वाले ब्लॉक को फ्रिक्शनल फोर्स चला सकती है और ऊपर वाले ब्लॉक पे जो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स है दैट इज लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स म्यू इनटू एन। थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो नीचे लगने वाला फोर्स हमारा mg है दैट इज 10, ऊपर लगने वाला फोर्स दैट इज नॉर्मल और इस mg को एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगी। इसका मतलब नॉर्मल हमारा कितना हो गया 10, सो म्यू कितना हो गया 0.6 इंटू 10, यहाँ पर लिख सकते हैं 6 न्यूटन। इसका मतलब है इस ब्लॉक पे मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स 6 न्यूटन लगेगा। इस ब्लॉक को चलाने वाला जो मैक्सिमम फोर्स अवेलेबल है वो 6 न्यूटन है। इसका मतलब इस ब्लॉक का जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन पॉसिबल है फ्रिक्शन की वजह से 6 डिवाइडेड बाय 1 दैट इज 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब अगर फ्रिक्शनल फोर्स 6 न्यूटन लगता है तो ब्लॉक जो एक्सेलरेशन से चल सकता है वो 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। लेकिन ब्लॉक को तो ट्रक के साथ ही चलना है, तो ध्यान से देखिए ट्रक का जो एक्सेलरेशन है वो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो अगर ट्रक 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चल रही है और ये ब्लॉक फ्रिक्शन की वजह से मैक्सिमम 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तक ट्रक के साथ चल सकती है। इसका मतलब 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तक पे तो ये ब्लॉक चलेगी ही ट्रक के साथ। इसका मतलब है ये ब्लॉक भी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चल रही होगी। तो अगर ब्लॉक 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चल रही है और इस ब्लॉक का मास 1 kg है तो इस ब्लॉक को जो चलाने वाला फोर्स है वो तो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स ही है। तो अगर मैं बोलूं इस ब्लॉक पे एक्सेलरेशन 5 है और इसका मास हमारा 1 kg है तो इस ब्लॉक पे जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा वो मास इनटू एक्सेलरेशन दैट इज 5 इंटू 1 दैट इज 5 न्यूटन। ये जो 6 न्यूटन है ये 6 न्यूटन तो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स है। इस मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स पे ये जो ब्लॉक है ये 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चलेगी, लेकिन ट्रक चल रही है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तक ब्लॉक ट्रक के साथ चल सकती है। ट्रक चल रही है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, इसका मतलब है ब्लॉक भी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चल सकती है। तो ब्लॉक और ट्रक दोनों साथ में चल रहे होंगे। तो ब्लॉक और ट्रक अगर दोनों साथ में चल रहे होंगे तो ट्रक का एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो इस ब्लॉक का भी एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। लेकिन ब्लॉक को चलाने वाला जो फोर्स है वो फ्रिक्शन है। तो यहाँ एक्सेलरेशन इनटू मास इज द फ्रिक्शनल फोर्स दैट इज 5 न्यूटन। सो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन ए करेक्ट है। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 14। Two blocks of mass 3m and 4m are resting on frictionless inclined plane as shown in the figure. Then the block A moves down the plane. Option यहाँ पर क्या दिया गया है? The block B moves down the plane. Both the blocks remain at rest. Both the blocks move down the plane. Question number 14 की बात करें तो यहाँ पर जो inclined plane है ये inclined plane 53 डिग्री का है और ये हमारा 37 डिग्री। यहाँ पर जो ब्लॉक रखा गया है ये ब्लॉक हमारा 3m kg और यहाँ पर जो ब्लॉक रखा गया है ये ब्लॉक रखा गया 4m kg। इस पे इधर लगने वाला फोर्स है mg sin थीटा। सो 4mg इंटू साइन थीटा मतलब साइन 37 3 डिवाइडेड बाई 5। तो मैं यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ दिस इज 12mg डिवाइडेड बाई 5। इधर लगने वाला फोर्स अच्छा यहाँ पर लगेगा mg cos थीटा और इधर नॉर्मल और mg cos थीटा एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगी। इस डायरेक्शन में जो लगने वाला फोर्स है दैट इज mg sin थीटा दैट इज 3mg sin 53 डिग्री और sin 53 डिग्री आपको मालूम है 3mg sin 53 डिग्री कितना 4 डिवाइडेड बाई 5 एंड दिस इज आल्सो 12mg डिवाइडेड बाई 5। तो ध्यान से देखें इसको इधर से खींचने वाला फोर्स 12mg बाई 5 है और इधर से खींचने वाला फोर्स 12mg बाई 5 है। इसका मतलब इस पे नेट फोर्स जो है वो 0 है। इसका मतलब ना तो ये इधर जाएगी और ना ही ये इधर जाएगी। So both the blocks will be at rest. So कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? Both the blocks remain at rest. So क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन सी करेक्ट है। ऑप्शन सी करेक्ट है। Let's go for question number 15. If electric field at point P is 0, then find ratio of lambda 1 and lambda 2. आप लोगों को सबको मालूम होना चाहिए कि एक चार्ज रिंग का एक छोटा सा सेगमेंट ले ले जिसका चार्ज डेंसिटी अगर लैम्डा हो, इसका रेडियस अगर r है, ये जो एंगल है अगर ये अल्फा है तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी इसके बीचों बीच लाइन के अलोंग होगी एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू व्हाट 2k लैम्डा डिवाइडेड बाय r इनटू sin अल्फा बाय 2 वेयर अल्फा इज दिस एंगल द कंप्लीट एंगल। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी इस आर्क के बीचों बीच पास करेगी। अगर ये पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अवे फ्रॉम दिस चार्ज लाइन और अगर ये नेगेटिव चार्ज लाइन होगी तो यहाँ पर क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द लाइन होगी। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर बोला गया एक तो ये है हमारे पास ये वाली हिस्सा और एक है ये वाली, इसका रेडियस r है, इसका भी रेडियस r है। ये एंगल 90 डिग्री पे है और ये एंगल हमारा 60 डिग्री। सो ऑब्वियसली
ये हमारा लैम्डा 1 है और ये हमारा लैम्डा 2 है। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, पहले वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा, दैट इज E1। दूसरे वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा, दैट इज E2। इसका मतलब है कि अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे 0 है तो E1 मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, E2 होना चाहिए। अगर E1 और E2 की बात करें तो E1 किसकी वजह से, लैम्डा 1 की वजह से, तो मैं लिख सकता हूँ 2k लैम्डा 1 डिवाइडेड बाई व्हाट, r साइन 90/2 दैट इज साइन 45 डिग्री, और E2 हो जाएगा हमारा क्या, 2k लैम्डा 2 डिवाइडेड बाई r इनटू व्हाट, साइन 30 डिग्री। 2k बाई लैम्डा 2k बाई r ये कैंसल आउट, सो लैम्डा 1 इनटू व्हाट, 1/√2 इज इक्वल टू लैम्डा 2 इनटू 1/2। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ √2 से ये √2 टाइम में कैंसल, सो लैम्डा 1 डिवाइडेड बाई लैम्डा 2 इज इक्वल टू क्या लिखा जाए, 1/√2। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? So according to this, question number 15 का ऑप्शन बी करेक्ट है। Let's go for the next question. Question number 16 की बात करें, +2 कूलम and 6 कूलम, two charges are repelling each other with a force of 12 Newton. If each charge is given a -2 कूलम of charge, then the value of the force will be. पहले से एक चार्ज था 2 कूलम और एक चार्ज था हमारा 6 कूलम, उसकी वजह से जो फोर्स लग रहा था दैट इज 12 न्यूटन, लेकिन दोनों पे -2 कूलम चार्ज दे दिया गया। तो यहाँ पर जो चार्ज हो गया वो 0 और यहाँ पर जो चार्ज हो गया 4 कूलम, तो एक चार्ज अगर 0 है तो इस पे फोर्स कितना होगा, 0। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन डी करेक्ट है। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन 17। In a region of space, the electric field is given by E is equal to 8I cap plus J cap plus 3K cap. The electric flux through the surface of area 100 units in the XY plane. एक एरिया है जो XY प्लेन में, मतलब एक सीट है जो XY प्लेन में लाई कर रही है। अगर एक सीट XY प्लेन में लाई कर रही है तो उसका एरिया का डायरेक्शन या तो +z होगा या फिर -z होगा। तो यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात की गई है, तो एरिया का डायरेक्शन कोई एज्यूम कर ले, या तो +z मान ले या फिर -z मान ले। एरिया का जो यूनिट है वो 100 यूनिट्स है, तो मैं बोल सकता हूँ जो एरिया वेक्टर होगा या तो उसे लिखा जाएगा 100 k कैप या फिर लिखा जाएगा एरिया वेक्टर को -100 k कैप। और हमें मालूम है जो फ्लक्स होगा वो क्या लिखा जाएगा, E डॉट A। तो ध्यान से देखिए डॉट प्रोडक्ट है तो K का टर्म K के साथ अगर डॉट करे तभी हमारा रिजल्ट आएगा। तो ध्यान से देखिए ये K है और यहाँ पर कितना 3K, K डॉट K इज व्हाट 1, तो कितना हो जाएगा 300। यहाँ पर यूनिट के टर्म में लिखा गया है क्योंकि हमें पोलैरिटी शो करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है ना। अगर ये लेते तो हमारा -300 आता और ये लेते तो हमारा +300 आता। सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात की गई है तो आंसर हमारा कितना हो गया 300 यूनिट्स। सो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन बी करेक्ट है। लेट्स गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। A block of mass 1 kg is pressed against a wall with a horizontal force of 25 Newton as shown in the figure. If the coefficient of friction between the wall and the block is 0.5, then the frictional force acting on the block will be. क्वेश्चन में दे दिया गया कि एक वॉल है, इस वॉल का फ्रिक्शनल कोफिशिएंट 0.5 दे दिया गया है। यहाँ पर एक ब्लॉक है जिसका मास 1 kg दे दिया गया। इधर से जो फोर्स लग रहा है दैट इज 25 न्यूटन। अगर इधर से फोर्स लग रहा है तो यहाँ पर एक कांटेक्ट डेवलप हो रहा है, कांटेक्ट सरफेस की वजह से इधर डेवलप होगा नॉर्मल। सो ऑब्वियसली ये नेट फोर्स इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज 0, सो नॉर्मल इज इक्वल टू व्हाट 25 न्यूटन। सो मैं बोल सकता हूँ लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो कितना है 25 इंटू 0.5 म्यू इंटू नॉर्मल दैट इज 12.5 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। अगर मैं इस ब्लॉक की बात करूं तो ये ब्लॉक किधर स्लाइड करना चाहती है, नीचे। किस फोर्स की वजह से नीचे स्लाइड करना चाहती है, mg की वजह से नीचे स्लाइड करना चाहती है। m हमारा 1 kg है और g हमारा 9.8 है, तो नीचे स्लाइड करना चाहती है 9.8 न्यूटन की वजह से। लेकिन यहाँ पर अगर नीचे स्लाइड करना चाहती है तो इससे फ्रिक्शन लगेगा इधर। इसके पास मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स 12.5 न्यूटन अवेलेबल है। ऊपर की ओर मैक्सिमम फोर्स 12.5 न्यूटन अवेलेबल है। इसका मतलब है नीचे तब तक नहीं गिरेगी जब तक 12.5 न्यूटन से ज्यादा नहीं होगी। लेकिन नीचे का जो फोर्स लग रहा है वो 9.8 न्यूटन लग रहा है। 9.8 न्यूटन लग रहा है जो लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स से कम है। इसका मतलब ये स्लाइड नहीं करेगी, और जब स्लाइड नहीं करती है तो जो फ्रिक्शन लगता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर होता है, और स्टैटिक फ्रिक्शन एक्सटर्नल फोर्स के बराबर। तो ध्यान से देखें इस डायरेक्शन में नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स 0 है, तो बचा जो फोर्स है वो यही फोर्स है। तो अगर मैं बोलूँ इस ब्लॉक पे नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना, तो 9.8 न्यूटन, और यहाँ स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है तो स्टैटिक फ्रिक्शन एक्सटर्नल फोर्स के बराबर है दैट इज 9.8 न्यूटन। क्लियर है। मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स जो यहाँ पर लगेगा वो 12.5 न्यूटन,
लेकिन मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स तो तब लगेगा जब ब्लॉक स्लाइड करने वाली होगी। यहाँ पर ब्लॉक स्लाइड नहीं करेगी क्योंकि नीचे लगने वाला फोर्स हमारी क्या है 9.8 न्यूटन है। स्लाइड नहीं करेगी तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा और स्टैटिक फ्रिक्शन एक्सटर्नल फोर्स के बराबर है, दैट इज 9.8 न्यूटन। क्लियर है? सो क्वेश्चन नंबर 18 का विच ऑप्शन इज करेक्ट? ये ऑप्शन करेक्ट है। लेट्स गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। A block A kept on an inclined plane just begins to slide if the inclination is 30 degree with the horizontal. The block is replaced by another block B and it is found that it is just begins to slide if the inclination is 40 degree with the horizontal. पहली बात है कि जो ब्लॉक स्लाइड करती है किसी भी इंक्लाइन प्लेन पे, रफ इंक्लाइन प्लेन पे, वो मास पे डिपेंड नहीं करती। कि जो स्लाइड करती है उसके एक्सेलरेशन का वैल्यू होता है जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। इसका मतलब इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। मास चाहे बड़ा रख दो या फिर छोटा रख दो, सभी के केस में जो एक्सेलरेशन होगा वो जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। सो मास कुछ भी पॉसिबल है। तो ध्यान से देखें, बोला कि मास ऑफ ए इज ग्रेटर देन मास ऑफ बी, ये भी पॉसिबल है। मास ऑफ ए इज लेस देन मास ऑफ बी, ये भी पॉसिबल है। दोनों मास बराबर हो सकते हैं या फिर ऑल द थ्री आर पॉसिबल्स। इसका मतलब है क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन डी करेक्ट है। Let's go for question number 20. A block of mass 4 kg rests on an inclined plane. The inclination of the plane is gradually increased. It is found that when the inclination is 3 in 5, the block just begins to slide down the plane. The coefficient of friction between the block and the plane is. बोला गया जब inclination हमारा जो है, जो inclination है यहाँ पर, वो 3 in 5 हो गया। मतलब ये हमारा 3 है तो ये हमारा 5 है। क्लियर है? 3 in 5, जब इंक्लिनेशन 3 in 5 हो गया, इसका मतलब ये एंगल हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इस इंक्लिनेशन पे ये ब्लॉक जस्ट स्लाइड करने वाली है, स्लाइड करने वाली है, जस्ट बिगिंस टू स्लाइड डाउन। इसका मतलब इस समय पे जो एंगल होगा वो एंगल ऑफ रिपोज के बराबर होगा और एंगल ऑफ रिपोज के बराबर है, इसका मतलब tan थीटा r इज इक्वल टू व्हाट म्यू। तो अगर मैं tan थीटा निकाल लूं, tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, तो ये हमारा ये 3 है और ये हमारा 4 है। सो tan थीटा r मैं बोल सकता हूँ परपेंडिकुलर बाय बेस 3 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू म्यू। इसका मतलब म्यू इज इक्वल टू कितना लिखा जाए 0.75। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन डी करेक्ट है। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ मैन हैज टू गो 50 मीटर ड्यू नॉर्थ, 40 मीटर ड्यू ईस्ट एंड 20 मीटर ड्यू साउथ to reach a cafe from his home. What is the displacement from his home to the cafe? क्वेश्चन में बोला गया ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है और ये हमारा वेस्ट है। इस क्वेश्चन में पहले बोला गया 50 मीटर नॉर्थ में चला, उसके बाद 40 मीटर ईस्ट में चला, दिस इज 40 मीटर, उसके बाद 20 मीटर साउथ में चला और आपसे बोला गया बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या है। ये इनिशियल पोजीशन और ये फाइनल पोजीशन है। इनिशियल और फाइनल पोजीशन को ज्वाइन करने वाला जो शॉर्टेस्ट लेंथ होगा वही तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। सो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा ऑब्जर्व करना, मैं ये बोल सकता हूं ये वाली जो लेंथ है, ये वाली लेंथ कितनी हो गई 40 मीटर और ये 20 है, ये 50 है, तो ये वाली लेंथ कितनी हो गई 30 मीटर। सो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड आपको क्लियरली दिख रहा है। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या लिखा जाए, √40 स्क्वायर प्लस व्हाट 30 स्क्वायर एंड दिस इज व्हाट 50 मीटर। लेकिन साथ में एंगल भी पता करना पड़ेगा। सो एंगल क्या लिखा जाएगा tan अल्फा, tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस 30 डिवाइडेड बाय 40। सो अल्फा इज इक्वल टू क्या लिखा जाए 37 डिग्री। थोड़ा सा ऑब्जर्व करें, इसका मतलब है अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है, ये एंगल हमारा 37 डिग्री है। 37 डिग्री कहां से, ईस्ट से, किधर की ओर, नॉर्थ की ओर, तो डायरेक्शन हो गया 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। मैग्नीट्यूड हमारा 50 मीटर और डायरेक्शन हो गया 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या लिखा जाएगा, डिस्प्लेसमेंट लिखा जाएगा 50 मीटर 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। क्लियर है? 50 मीटर 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, मतलब विच ऑप्शन इज करेक्ट, 21 का ऑप्शन ए करेक्ट है। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। 22 की बात करें, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए सर्टेन रीजन इज गिवन बाय E इज इक्वल टू k डिवाइडेड बाय x टू द पावर 3 where dimension of k r, where dimension of k, अगर कुछ भी मेंशन नहीं तो x को हम लोग क्या एज्यूम करके रखेंगे, x को एज्यूम करेंगे डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब यहाँ पर अगर मैं बोलूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या लिखा गया k डिवाइडेड बाय x क्यूब, k का आपको डायमेंशन पूछा गया है तो k इज इक्वल टू क्या लिखा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू x क्यूब। इलेक्ट्रिक फील्ड
इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, और यहाँ पर क्या लिखे L टू द पावर 3। फोर्स का डायमेंशन फार्मूला सभी को मालूम है MLT-2, चार्ज का डायमेंशन फार्मूला 80 और यहाँ पर L टू द पावर 3। सो मैं ये फाइनली क्या लिख सकता हूँ, ML टू द पावर 4 T टू द पावर -2 और -2 और ये ऊपर चला जाएगा तो T टू द पावर -3 8 टू द पावर -1। सो अकॉर्डिंग टू दिस विच ऑप्शन इज करेक्ट? अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन सी करेक्ट है। सो 22 का ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट है। इन क्वेश्चन नंबर 23, if rain is falling at some angle from vertical and has horizontal velocity 2 meter per second in east direction, with what velocity a man must move on the horizontal surface so that rain will appear vertical to him? रेन वर्टिकल से किसी एंगल पे हो रहा था। अब पॉइंट है कि रेन वर्टिकल से किसी एंगल पे हो रहा था तो इधर भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन जब इधर ड्रॉ करेंगे तो इस रेन का एक कंपोनेंट इधर आएगा जो वेस्ट डायरेक्शन में होगा, लेकिन यहाँ पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ईस्ट डायरेक्शन में है तो ऑब्वियसली रेन का जो डायरेक्शन होना चाहिए वर्टिकल से यही होना चाहिए। और ये बोल दिया गया जो VR है, VR का एक कंपोनेंट इधर लिखा जाएगा दैट इज VR sin थीटा, और ये VR sin थीटा हमारा 2 है, और इस VR का एक कंपोनेंट जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा दैट इज VR cos थीटा। अब बोला गया इंसान को किस डायरेक्शन में दौड़ना चाहिए और कितने से दौड़ना चाहिए कि सिर्फ वर्टिकल वेलोसिटी नजर आए। तो ध्यान से देखें, अगर इंसान इस डायरेक्शन में दौड़ना शुरू करेगा, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि अगर इंसान इस डायरेक्शन में दौड़ना शुरू करेगा, मतलब मैं बोल सकता हूँ वेस्ट डायरेक्शन में, अगर वेस्ट डायरेक्शन में दौड़ना शुरू करेगा तो ये एंगल और बढ़ेगी। अगर ये एंगल और बढ़ेगी मतलब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और बढ़ेगी, रिलेटिव हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और बढ़ेगी। इसका मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसल आउट नहीं होगा। इसका मतलब है इंसान को इधर से ही दौड़ना पड़ेगा, इंसान इधर से दौड़ेगा। अच्छा, इंसान को रेन की वेलोसिटी वर्टिकल नजर आनी चाहिए, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिलेटिव वेलोसिटी में जो ऑब्जर्वर है उसे आप रोक दें, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ऑब्जर्वर यहाँ पर मैन ही है तो मैन को रोकने के लिए यहाँ पर VM दे दें। अगर यहाँ पर ऑब्जर्वर रेस्ट पे आ गया तो इसे VM दिया है तो इसे भी हम लोग क्या दे दें, VM दे दें। अब ऑब्वियस सी बात है जो ऑब्जर्वर यहाँ पर होगा वो इंसान ही होगा, और ऑब्जर्वर अपने आप को रेस्ट पे समझता है तो यहाँ पर रेस्ट पे ऑब्जर्वर को लाने के लिए हमने VM दे दिया। अगर यहाँ पर VM दिया है तो यहाँ पर भी VM देंगे। सो VM मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, 2, सच दैट ओनली वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द रेन शुड बी अपीयर टू दिस मैन। सो यहाँ पर क्या है, जो VM है वो हमारा 2 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए, सॉरी 2 मीटर पर सेकेंड होना चाहिए। ये तो कंफर्म हो गया। और वेलोसिटी ऑफ मैन का डायरेक्शन ये है, इसका मतलब कौन से डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन सी करेक्ट है, सॉरी ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 24, द स्पीड ऑफ ए प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट इज हाफ टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड u ऑफ प्रोजेक्शन, इट्स रेंज ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। एक प्रोजेक्टाइल है जिसे u स्पीड से थ्रो किया गया, बोला गया कि मैक्सिमम हाइट पे जो इसकी स्पीड है वो इनिशियल स्पीड की आधी है दैट इज u/2। u का एक कंपोनेंट यहाँ पर u cos थीटा है, और हमें मालूम है प्रोजेक्टाइल मोशन में ग्राउंड टू ग्राउंड में जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है वो कभी भी नहीं बदलती, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। इसका मतलब u cos थीटा जो यहाँ पर है वो u/2, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u/2 के बराबर। सो मैं लिख सकता हूँ दिस इज u/2, u से u कैंसिल, cos थीटा इज इक्वल टू हाउ मच, हाफ। इसका मतलब है थीटा इज इक्वल टू मैं बोल सकता हूँ 60 डिग्री। जो रेंज का फार्मूला होता है वो क्या होता है, 2ux इंटू uy डिवाइडेड बाई z। 2ux मतलब u cos 60 डिग्री, ux मतलब u cos थीटा दैट इज u cos 60 डिग्री, u इंटू हाफ, u sin 60 डिग्री दैट इज u इंटू √3 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई व्हाट, z। तो मैं बोल सकता हूँ 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पर लिखा जा सकता है √3 u स्क्वायर डिवाइडेड बाई व्हाट, 2z। So which option is correct according to this? Question number 24 का A correct है। Let's go for question number 25। ये वाटर ड्रॉप स्फेरिकल शेप का होगा जिसका रेडियस दे दिया गया है 10 टू द पावर -5 सेंटीमीटर। इसका मतलब मीटर में लिखा जा सकता है 10 टू द पावर -7 मीटर। यहाँ पर जो चार्ज है इस वाटर ड्रॉप पे जो चार्ज दिया गया है वो चार्ज दिया गया है 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन मतलब जो चार्ज है दैट इज -1.602 इंटू 10 टू द पावर -19। इस पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा होगा दैट इज mg। तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर मैं नीचे दे दूं तो इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा ऊपर। अगर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस mg के बराबर हो गया तो ये एयर में सस्पेंड करेगी। इसका मतलब मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ QE मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, mg। सो E मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, mg डिवाइडेड बाई q। तो हमें m चाहिए, m किसका चाहिए, वाटर ड्रॉप का।
वाटर ड्रॉप का एम पता करने के लिए डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख लें, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी डिवाइडेड बाई क्यू। डेंसिटी ऑफ द वाटर ड्रॉप कितना होता है, डेंसिटी ऑफ वाटर इज व्हाट 10 to the power 3 kg per meter cube। वॉल्यूम लिखा जाए 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर, आर का पावर, आर की वैल्यू कितनी है 10 to the power -7, इसका पावर 3 कर दें तो 10 to the power -21 हो जाएगा। जी की वैल्यू कितनी 10 डिवाइडेड बाय क्यू की वैल्यू क्या कितनी लिखी जाए 1.602 इंटू 10 to the power -19, 10 to the power -19 से ये 10 to the power -2 टाइम में कैंसिल, 10 to the power 3 इंटू 10 to the power 1, 10 to the power 4, ये 10 to the power -2 है। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ 4 पाई इंटू 10 to the power 2 डिवाइडेड बाई ऑलमोस्ट 4.8। तो अप्रॉक्सीमेटली ये किसके बराबर हो जाएगा, अगर मैं 4 से बोलूँ तो ये 12 टाइम है, 1.2 टाइम में अप्रॉक्सीमेटली कैंसिल, ये 1.2 और ये हमारा कितना है 3 पाई की वैल्यू 3.1। तो अगर अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन करें तो पाई की वैल्यू यहाँ पर 3.147 इंटू 10 to the power यहाँ पर 2 लिख लें डिवाइडेड बाई 1.2। अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू आएगी 260 न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसकी यूनिट क्या होगी न्यूटन पर कूलम। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, बी। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 26। टू masses of 1 kg and 2 kg respectively are connected by a massless spring as shown in the figure. A force of 20 Newton acts on the 2 kg mass at the instant when the 1 kg mass has an acceleration of 10 meter per second square towards the right. The acceleration of the 2 kg mass is, दो मास है जो मासलेस स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड है, इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है दैट इज 20 न्यूटन, इसका मास जो है वो 2 kg है, ये जो है हमारा 1 kg है। क्वेश्चन में बोल दिया गया ये 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से राइट डायरेक्शन में जा रही है। सो ऑब्वियसली इस पे जो फोर्स लग रहा होगा ये कौन सा फोर्स लग रहा है, स्प्रिंग फोर्स। अच्छा इस पे स्प्रिंग फोर्स इधर लग रहा है तो इस पे स्प्रिंग फोर्स इधर लग रहा होगा। इस पे जो फोर्स लग रहा है वही तो नेट फोर्स हमारा स्प्रिंग फोर्स है। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन दैट इज 1 into 10 दैट इज 10 न्यूटन। अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बोलूं तो मैं बोल सकता हूं इधर लग रहा है 10 न्यूटन, इधर लग रहा है 20 न्यूटन और इसका मास हमारा 2 kg है, तो इसका एक्सेलरेशन क्या लिखा जाएगा, एक्सेलरेशन होगा नेट फोर्स दैट इज 20 - 10 डिवाइडेड बाय मास, और मास हमारा 2 है। सो यहाँ पर कितना हो गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका एक्सेलरेशन भी राइट डायरेक्शन में होगा और वो कितना होगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन बी करेक्ट है। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 27। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस q and -q separated by a distance d meter is Fe when these charges are placed on two identical spheres of radius r 0.3d whose centers are d meter apart. The force of attraction between them is, बोला गया 2 पॉइंट चार्ज था जिसकी वैल्यू q थी और -q थी। यहाँ पर जो कुलम्स लॉ है वो कुलम्स लॉ पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। तो यहाँ पर जो फोर्स है वो हमारा कितना हो गया kq² डिवाइडेड बाय, अगर सेपरेशन r है तो ये हो गया हमारा r², और ये r जो है इनिशियली d के बराबर है तो मैं लिख सकता हूँ kq² डिवाइडेड बाई व्हाट d², मैग्नीट्यूड। इस पे फोर्स का डायरेक्शन इधर, इस पे फोर्स का डायरेक्शन हमारा इधर, लेकिन ये पॉइंट चार्ज है तो यहाँ पर जो इफेक्टिव सेपरेशन है वो d के बराबर है एग्जैक्टली। लेकिन अगर इस पॉइंट चार्ज को अगर किसी स्फीयर पे रख दिया जाए जिसके सेंटर के बीच का जो सेपरेशन है वो कितना है हमारा d है, और इसकी जो रेडियस है वो रेडियस 0.3d है, इसका मतलब है रेडियस ध्यान से देखें कंपेरेबल है, रेडियस एंड डी जो है वो कंपेरेबल है एक दूसरे के साथ। तो अगर इस पे चार्ज अगर q रखते हैं और इस पे चार्ज -q रखते हैं तो यहाँ पर एक दूसरे पे चार्ज का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए ये चार्ज q है और ये चार्ज -q है, तो जो नेगेटिव चार्जेस होंगे वो इस साइड आ जाएंगे और ये जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो इस साइड आ जाएंगे। तो जो इफेक्टिव सेपरेशन होगा दोनों के बीच का वो इफेक्टिव सेपरेशन हमारा d से कम हो जाएगा। अगर इफेक्टिव सेपरेशन d से कम हो जाएगा तो जो फोर्स है वो हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन ए करेक्ट है, ग्रेटर देन Fe। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें तो यहाँ पर क्वेश्चन में द एलिवेटर शोन इन द फिगर इज डिसेंडिंग विद अ रिटार्डेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द मास ऑफ द ब्लॉक ए इज 0.5 kg। The force exerted by the block A on the block B is, यहाँ पर बोला गया जो एलिवेटर है उसमें एक ब्लॉक B है और उसके ऊपर एक ब्लॉक A रखा गया है, और ये ध्यान से देखें -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अगर ये दिया हुआ है इसका मतलब है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का डायरेक्शन ऊपर की ओर होगा। बोला गया ब्लॉक A B पे कितना फोर्स लगाएगी, ब्लॉक A B पे जो फोर्स लगा रही है वो नॉर्मल लगा रही है। ध्यान से अगर देखें तो ब्लॉक ए बी पे नॉर्मल फोर्स लगा रही है नीचे,
ऑब्वियसली जितना नॉर्मल ब्लॉक ए बी पे लगाएगी उतना ही नॉर्मल बी ब्लॉक ए पे लगाएगा। इसका मतलब ए का नॉर्मल कैलकुलेट कर ले तो बी का नॉर्मल पता चल जाएगा। तो ए का नॉर्मल का डायरेक्शन ऊपर है, इस पे जो फोर्स लगेगा दैट इज mg। मास हमारा 0.5 kg है और g हमारा 10 है, तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा दैट इज 5 न्यूटन। ए का डायरेक्शन हमारा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऊपर की ओर है, तो मैं ये लिख सकता हूँ दिस नॉर्मल इज ग्रेटर देन दिस 5। सो नॉर्मल माइनस 5 नेट फोर्स इज इक्वल टू नॉर्मल माइनस 5 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास 0.5 है, 0.5 इंटू 2। सो नॉर्मल इज इक्वल टू मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ दिस इज 1 + 5 एंड दिस इज 6 न्यूटन। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन सी करेक्ट है। Let's go for question number 29. Electric charges of 1 microcoulomb, -1 microcoulomb and 2 microcoulomb are placed in air at the corners A, B and C respectively of an equilateral triangle ABC having length of each side 10 cm. The resultant force on the charge at C. ध्यान से देखें, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसके वर्टाइसेस पे चार्जेस को प्लेस कर दिया गया है। A पे 1 माइक्रोकुलम, B पे -1 माइक्रोकुलम और C पे 2 माइक्रोकुलम प्लेस कर दिया गया। दिस इज द पॉइंट C। अब बोला गया C पॉइंट पे जो चार्ज है उस पे नेट फोर्स कितना होगा। इस साइड इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो साइड है वो 10 सेंटीमीटर। अगर ध्यान से देखें तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ इस चार्ज की वजह से इस पे जो फोर्स लग रहा है टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, इस चार्ज की वजह से इस पे जो फोर्स लग रहा है अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। ध्यान से देखेंगे जो फोर्स होता है, फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा K × Q1 × Q2 डिवाइडेड बाय R²। तो अगर मैं बोले इन दो चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है, इनका जो प्रोडक्ट है और इनका जो प्रोडक्ट है वो सेम है, इनके बीच का सेपरेशन और इनके बीच का सेपरेशन सेम है, मतलब यहाँ का फोर्स और यहाँ का फोर्स सेम होगा। फोर्स सेम है, ध्यान से देखिए ये एंगल अगर हमारा 60 डिग्री है तो ये वाली जो एंगल होगी ये हमारी 120 डिग्री हो जाएगी। दो फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड सेम होगा उनका रिजल्टेंट भी वही होगा, दैट इज F। और वो जो रिजल्टेंट होगी वो एंगल को बाइसेक्ट करेगी, मतलब 60 डिग्री एंगल पे। खैर यहाँ पर आपसे सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा गया है, इसका मतलब ये जो फोर्स F है, ये जो फोर्स F है, इसका रिजल्टेंट भी हमारा F ही होगा, क्योंकि दो फोर्सेस जिनका मैग्नीट्यूड सेम है 120 डिग्री पे है, तो नेट फोर्स जो होगी वो हमारी कितनी हो जाएगी F। तो नेट फोर्स हमारी F है और ये F कितनी है, F इज इक्वल टू किसी एक की वजह से मैग्नीट्यूड लिख लें K × Q1 दैट इज 1 माइक्रोकुलम, 1 माइक्रोकुलम मतलब 1 × 10⁻⁻6 इंटू Q2 हमारा 2 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई R²। R हमारा 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर मतलब 10 × 10⁻2 मीटर। सो 10 × 10⁻2 मीटर मतलब 10⁻1 तो ध्यान से देखिए अगर मैं K की वैल्यू रख लूँ तो K की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ इंटू यहाँ पर लिख सकते हैं 2 × 10⁻12 डिवाइडेड बाई 10⁻2 10⁻2 से 10⁻10 टाइम में ये कैंसिल, 10⁻9 और 10⁻10 10⁻1 9 × 2 18 × 10⁻1 एंड दिस इज 1.8 न्यूटन। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन बी करेक्ट है। Let's go for question number 30. Question number 30 क्या कह रहा है? The surface shown in the diagram is frictionless and T1 is 30 Newton. Then the value of F is. जो surfaces है वो frictionless है, यहाँ पर जो force है वो T1 है, तो आपसे बोला गया कि ये जो F है वो कितना होगा हमारा। तो T1 अगर मेंशन कर दिया गया इसका मतलब है, ध्यान से देखें इन दोनों ब्लॉक को जो खींचने वाला फोर्स है वो T1 है। तो अगर मैं बोलूं कि इन दो ब्लॉक का जो टोटल मास हो गया वो कितना हो गया, ध्यान से देखें दिस इज 15 kg। बोलोगे ये 15 kg को एक साथ क्यों रख लिया, क्योंकि ये जो T2 है यहाँ पर इंटरनल फोर्स की तरह काम करेंगे। अगर दोनों ब्लॉक को एक कंसीडर करें तो T2 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर टोटल मास जो हो गया वो 15 kg। और इस डायरेक्शन में जो T1 लग रहा है वो क्वेश्चन में मेंशन कर दिया गया दैट इज 30 न्यूटन। तो T1 अगर 30 न्यूटन है तो यहाँ पर भी हमारा 30 न्यूटन लगेगा और ये जो मास है वो हमारा 15 kg है। क्लियर है? अगर ये 30 न्यूटन लग रहा है और इसका मास 15 kg है तो इसका एक्सेलरेशन तो पता कर सकते हैं। एक्सेलरेशन कितना होगा 30 डिवाइडेड बाई 15 एंड दिस इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ऑब्वियसली अगर ये स्ट्रिंग से कनेक्टेड है तो इसका एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इसका मतलब इसका भी एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होना चाहिए। और यहाँ पर जो फोर्स दिया गया है दैट इज F, ये एंगल जो दे दिया गया है दैट इज 60 डिग्री। सो इसका एक कंपोनेंट मैं बोल सकता हूँ F cos 60 डिग्री दैट इज F/2। F/2 जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लग रही है, 30 न्यूटन इस डायरेक्शन में लग रही है। तो अगर मैं बोलूँ इस पे जो नेट फोर्स लग रहा है वो नेट फोर्स लग रहा है F/2 - 30 और नेट फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास हमारा 15 है
और एक्सेलरेशन हमारा 2 है। इसका मतलब F/2 इज इक्वल टू मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ 60, इसका मतलब F इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 120 न्यूटन। सो अकॉर्डिंग टू दिस विच ऑप्शन इज करेक्ट? क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन सी करेक्ट है। लेट्स गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। If the magnitude of intensity of electric field at a distance x on the axial line and at a distance y on the equatorial line on a given dipole are equal, then x is to y। मान लो एक डाइपोल है, इस डाइपोल से x डिस्टेंस पे एक्सियल लाइन पे, दिस इज द लाइन एक्सियल, the line which is along the dipole is the axial line, the line which is perpendicular to the dipole is equatorial line। x डिस्टेंस पे हमें मालूम है कि एक्सियल लाइन पे किसी भी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो 2kp डिवाइडेड बाई आर क्यू, और r के जगह पर यहाँ पर कितना है हमारा एक्स क्यू, और ये परपेंडिकुलर लाइन है। परपेंडिकुलर लाइन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल, और यहाँ पे ये वाली जो डिस्टेंस दे दी गई है ये y डिस्टेंस दे दी गई है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है दैट इज kp डिवाइडेड बाई आर क्यू, और यहाँ पर जो r है वो हमारा y है, सो kp डिवाइडेड बाई वाई क्यू। और बोल दिया गया इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड और इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, सो मैं बोल सकता हूँ 2kp डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब इज इक्वल टू व्हाट? kp डिवाइडेड बाई वाई क्यूब। kp से kp यहाँ पर कैंसिल, मतलब मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ किसका रेशियो पूछा गया? एक्स क्यू डिवाइडेड बाई वाई क्यू, मतलब x डिवाइडेड बाई वाई का, सो x डिवाइडेड बाई वाई का पावर 3 इज इक्वल टू मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 2, इसका मतलब x डिवाइडेड बाई वाई इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 2 का पावर 1/3। सो क्या है रेशियो कितना हो गया ये? तो क्यूब रूट, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ इज टू व्हाट? 1। सो अकॉर्डिंग टू दिस विच ऑप्शन इज करेक्ट? क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन डी क्या है? करेक्ट है। Let's go for question number 32. A body of mass 2 kg has an initial speed of 5 meter per second. A force acts on it for some time in the direction of motion. The force time graph is shown in the figure. The final speed of the body is. आपसे बोल दिया गया है force time graph मेंशन है, this is f and this is t। यहाँ पर जो ग्राफ है कुछ ऐसा है, ये ग्राफ है, ये 2, ये 4, this is 4.5 and this is 6.5। force time graph दे दिया गया है पर आपसे फाइनल वेलोसिटी पूछा जा रहा है। इनिशियल वेलोसिटी भी मेंशन है, इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, मास दे दिया गया है 2 kg, और बोल दिया गया जो फोर्स लग रहा है, फोर्स और स्पीड दोनों सेम डायरेक्शन में है। फोर्स टाइम का जो एरिया होता है वो चेंज इन मोमेंटम देता है। एक बार आपने एरिया कैलकुलेट कर लिया मतलब चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट कर लिया, और चेंज इन मोमेंटम से आप फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हो। तो सबसे पहले एरिया कैलकुलेट कर ले। अच्छा, ये वाली वैल्यू कितनी दे दी गई है? ये वाली वैल्यू 2.5 है, और ये वाली वैल्यू कितनी दे दी गई? दैट इज 4। अब एरिया कैलकुलेट कर ले। इस वाले पार्ट का एरिया क्या लिखा जाएगा? हाफ इंटू बेस, बेस हमारा 2 इंटू हाइट 4। इस वाले पार्ट का क्या लिखा जाएगा? बेस इंटू दिस, दैट इज 4, दैट इज 2 इंटू 4। 2 इंटू 4 मतलब ये हो जाएगा हमारा 8। ये ट्रेपेजियम है, ध्यान से देखें, ये पैरेलल साइड्स, ये 4 हो गया और ये 2.5 हो गया, मतलब इस वाले पार्ट का लिखा जाएगा 2.5 प्लस 4 मतलब 6.5 इंटू 0.5, ये वाली लेंथ 0.5। इस वाले पार्ट का अगर एरिया बोला जाए तो दिस इज 2 एंड दिस इज 2.5, तो ये हो गया हमारा 5। इसे अगर सॉल्व करें तो 5 से ये कितने टाइम में कैंसिल हो जाएगा? 3.25 टाइम में कैंसिल। इसे सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा? 3.25, मतलब मैं बोल सकता हूँ इसे 1.625 के करीब, 1.625 के करीब ये वाली वैल्यू है। दिस इज 1.6 मानकर चलते हैं, ये 1.6 प्लस 5 कितना हो गया? 6.6, और ये वाली कितनी हो गई? 8 मतलब 14.6, और ये वाली हो गई हमारी 4 मतलब 18.6। तो टोटल एरिया जो आ रहा है वो एरिया आ रहा है हमारा 18.6। और एरिया क्या होता है हमारा? चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम मतलब यहाँ पर लिख सकते हैं मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 18.6। मास दे दिया गया यहाँ पर 2 kg, मास को इधर लेकर चले गए तो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट? 9.3। और इनिशियल वेलोसिटी आपको दे दिया गया, इनिशियल वेलोसिटी कितना दे दिया गया? 5। यहाँ पर 5 रखेंगे तो फाइनल वेलोसिटी हमारी कितनी हो गई? 9.3 प्लस 5 मतलब 14.3 मीटर पर सेकेंड अप्रॉक्सीमेटली। विच ऑप्शन इज करेक्ट? क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन सी करेक्ट है। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 33। A uniform sphere of weight W and radius 3 meter is being held by a string of length
5 meter attached to a frictionless wall as shown in the figure, the tension in the string will be। अच्छा ये डायग्राम है, थोड़ा सा अगर ऑब्जर्व करें तो ये हमारा स्फीयर है, यहाँ पर ये हमारा स्फीयर और ये हमारा वॉल है, ये हमारा स्ट्रिंग। इसका जो रेडियस दिया हुआ है ये हमारा दे दिया हुआ है 3 मीटर और जो लेंथ दिया हुआ है थोड़ा सा अगर ऑब्जर्व करें, कुछ मेंशन था यहाँ पे 3 मीटर और जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है वो 5 मीटर दे दिया गया है। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग जो है ये 5 मीटर, ये 3 मीटर और साथ में इसका वेट दे दिया गया है, दैट इज W, वेट मतलब mg। तो आपसे बोला गया बताओ ये जो यहाँ पर टेंशन लग रहा है वो टेंशन किसके बराबर होगा। तो अगर मैं इस स्फीयर का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो नीचे जो फोर्स लग रहा है दैट इज वेट, इधर जो फोर्स लग रहा है दैट इज टेंशन, इधर जो फोर्स लग रहा है दैट इज नॉर्मल। यहाँ पर कॉन्टैक्ट सरफेस है तो इस कॉन्टैक्ट सरफेस की वजह से इधर जो लग रहा है वो हमारा नॉर्मल है। अच्छा पूरा स्फीयर जो है वो इक्विलिब्रियम में है। अगर पूरा स्फीयर इक्विलिब्रियम में थोड़ा सा यहाँ पर देखें तो नेट फोर्स अलोंग ऑल द डायरेक्शन विल बी 0। सो अगर ये 3 है और ये 5 है तो ये एंगल जो हो जाएगा ये मैं बोल सकता हूँ दिस एंगल इज, ये 3 और ये 5 तो दिस एंगल इज 53 डिग्री। क्लियर है। tan थीटा इज इक्वल टू मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ या फिर मैं cos थीटा का इस्तेमाल कर सकता हूँ, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। तो ये एंगल आ जाएगा हमारा 53 डिग्री। अगर ये एंगल हमारा 53 डिग्री है तो मैं ये बोल सकता हूँ ये वाली एंगल अगर 53 डिग्री है तो टेंशन का एक कंपोनेंट इधर होगा दैट इज T sin 53 डिग्री और कोई कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं है और टेंशन का एक कंपोनेंट इधर होगा दैट इज T cos 53 डिग्री। सो दिस फोर्स इज इक्वल टू दिस फोर्स एंड दिस फोर्स इज इक्वल टू दिस फोर्स। वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 होना चाहिए। सो T sin 53 डिग्री इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, वेट। इसका मतलब sin 53 डिग्री होता है 4 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू वेट। सो टेंशन इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू वेट डिवाइडेड बाई 4। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट। सो क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन ए करेक्ट है। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 34। इफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंटरिंग एंड लिविंग एन इनक्लोज्ड सरफेस रेस्पेक्टिवली इज phi1 एंड phi2, द इलेक्ट्रिक चार्ज इनसाइड द सरफेस विल बी। बोला गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एंटर करने वाली इलेक्ट्रिक फ्लक्स phi1 है। एंटर करने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग लिखते हैं नेगेटिव से और बाहर निकलने वाले जो फ्लक्स होते हैं उसे पॉजिटिव से लिखते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर बोलूँ व्हाट इज द नेट फ्लक्स, नेट फ्लक्स मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ phi2 माइनस phi1। नेट फ्लक्स इनक्लोज्ड बाय एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू टोटल चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब है टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इज इक्वल टू लिखा जा सकता है phi2 माइनस phi1 इनटू व्हाट, एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है। सो इलेक्ट्रिक चार्ज इनसाइड द सरफेस आपसे पूछा गया था दैट इज phi2 माइनस phi1 इनटू एप्सिलॉन नॉट। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन बी करेक्ट है। Let's go for the next question. Let's go for question number 35. Electric charge is uniformly distributed over a long straight wire of radius 1 millimeter. The charge per centimeter length of the wire is q coulombs. A cylindrical surface of radius 50 centimeter and length 1 meter encloses the wire symmetrically as shown in the figure. The total flux passing through the cylindrical surface is. फिर से गॉस लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। गॉस लॉ क्या कहता है, टोटल flux linking to any closed surface is equal to total charge enclosed by the Gaussian surface divided by epsilon naught। तो अगर मैं यहाँ पर बोलूँ, ध्यान से देखिए, एक लॉन्ग ये वायर है जिसका चार्ज डेंसिटी लैम्डा दे दिया गया दैट इज q कूलम पर सेंटीमीटर, क्वेश्चन में दे दिया गया, मतलब पर सेंटीमीटर में इतना है। और आपसे बोल दिया गया कि इसके सिमेट्रिकली एक सिलिंड्रिकल सरफेस बनाया गया जिसका ये वाली जो हाइट है ये 1 मीटर है। अच्छा 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर और जो रेडियस है वो दे दिया गया है 50 सेंटीमीटर। तो आपसे बोला गया बताओ इस सरफेस से कितना फ्लक्स लिंक करेगा। तो पहली बात है इस वाले सरफेस का एरिया का डायरेक्शन ये, इस वाले सरफेस का एरिया का डायरेक्शन ये और इस वाले सरफेस का एरिया का डायरेक्शन किसी एक पॉइंट पे अगर लूं तो ये है हमारा। अच्छा इस लाइन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द लाइन, सिर्फ परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बच जाती है। ये हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल क्या है यहाँ पर 0 डिग्री, लेकिन यहाँ पर एरिया का डायरेक्शन ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है। तो इस एरिया की वजह से कोई फ्लक्स नहीं होगा, इस एरिया की वजह से भी कोई फ्लक्स नहीं, मतलब इस एरिया से लिंक करने वाला जो फ्लक्स है वो 0, इससे भी 0, तो बचा ये हमारा। क्लियर है। तो हमें मालूम है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंकिंग टू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू टोटल चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ध्यान से देखना कि ये जो सिलिंड्रिकल सरफेस है, ये सिलिंड्रिकल सरफेस ने यहां से लेकर यहां तक का जो लेंथ है उसे इनक्लोज करके रखा है।
तो अगर मैं बोलूँ इस लेंथ में कितना चार्ज इनक्लोज्ड है, तो चार्ज इनक्लोज्ड इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एल। लैम्डा हमारा क्यू सेंटीमीटर, क्यू कूलम पर सेंटीमीटर है, और लेंथ हमारा अगर ध्यान से देखें तो यहाँ से यहाँ तक 100 है, तो ये कितना हो गया 100 क्यू। 100 क्यू कूलम हमारा इनक्लोज्ड है। इसका मतलब है अगर मैं बोलूँ कि फ्लक्स कितना होगा, तो टोटल चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, सो 100 क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। सो अकॉर्डिंग टू दिस विच ऑप्शन इज करेक्ट? सो क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन बी करेक्ट है। A block of mass m kg is pulled along a horizontal frictionless surface by a rope of mass m. If a force P is applied at the end of the rope, the force exerted by the rope on the block will be. एक ब्लॉक है, इस पे इससे एक रोप कनेक्टेड है जिसका मास m kg दे दिया गया, और इस ब्लॉक का मास m kg, और इस पे जो फोर्स लगाया गया F, और बोला गया इस पॉइंट पे बताइए कि टेंशन कितना होगा, या फिर बोल दिया गया रोप ने इस ब्लॉक पे कितना फोर्स लगाया। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या करो, इसके बीच में एक मासलेस स्ट्रिंग बैठा लो। मासलेस स्ट्रिंग बैठाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और यहाँ पर अगर हमारा फोर्स F है, यहाँ पर मास हमारा M है, यहाँ पर कैपिटल मास M है, तो यहाँ मासलेस स्ट्रिंग पे जो टेंशन होगा इस पॉइंट का फोर्स कहलाएगा। क्लियर है? तो टेंशन निकाल लो। टेंशन निकालने का तरीका शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक पे लगने वाला फोर्स इंटू दूसरे का मास प्लस दूसरे पे लगने वाला फोर्स इंटू पहले का मास। तो एक पे लगने वाला फोर्स हमारा, इस m kg पे लगने वाला फोर्स हमारा F है, सो F इंटू इसका मास हमारा कितना हो जाएगा m। अच्छा, यहाँ पर जो F दिया हुआ है वो P के बराबर है, जो फोर्स है वो P के बराबर है, तो फोर्स की जगह पर P रख लेंगे। एक पे लगने वाला फोर्स इंटू दूसरे का मास प्लस दूसरे पे लगने, इस पे लगने वाला कोई फोर्स नहीं है इस डायरेक्शन में, इस पे लगने वाला कोई फोर्स नहीं है, डिवाइडेड बाय टोटल मास। टोटल मास कितना हो गया हमारा m प्लस m। बस ये फार्मूला मैं बता दे रहा हूँ आपको कि मान लिया जाए ये m2 kg है और ये हमारा m1 kg है, इधर लगने वाला फोर्स F1 है और इधर लगने वाला फोर्स अगर F2 है, तो यहाँ पर जो टेंशन होगा इस टेंशन का फार्मूले की तरह ही यूज कर लें। एक पे लगने वाला फोर्स इंटू दूसरे का मास दैट इज F1 इंटू M2 प्लस दूसरे पे लगने वाला फोर्स इंटू पहले का मास दैट इज F2 इंटू M1 डिवाइडेड बाय टोटल मास दैट इज M1 प्लस M2। क्लियर है? आप इसे फ्री बॉडी डायग्राम से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम से भी सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है? तो इस फार्मूले को लगाया, तो इस पे लगने वाला फोर्स हमारा P है, P इंटू M, इस पे लगने वाला फोर्स 0 है, सो प्लस 0 डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ PM डिवाइडेड बाय व्हाट, M प्लस M। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन सी करेक्ट है, 36 का ऑप्शन सी। क्लियर है? लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। A body with mass 5 kg is acted upon by a force F is equal to minus 3 I cap plus 4 G cap Newton. If its initial velocity at t is equal to 0 is 6 I cap minus 12 G cap meter per second, the time at which it will just have the velocity along the y axis. अच्छा, ध्यान से देखें, फोर्स दे दिया गया है दैट इज माइनस 3 आई कैप प्लस 4 जी कैप। इनिशियल वेलोसिटी दे दिया गया है दैट इज 6 आई कैप माइनस 12 जी कैप मीटर पर सेकेंड। बोला गया है ऐसा टाइम बताइए जिस टाइम पे सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी हो, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी हमारी 0 हो जानी चाहिए। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर वेलोसिटी 0 है तो पहले हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी अगर मैं बोलूँ तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी थोड़ा सा ऑब्जर्व करें दैट इज 6। सो अगर मैं बोलूँ कि ux कितनी है तो 6 मीटर पर सेकेंड। फोर्स अलोंग x डायरेक्शन कितनी है तो दैट इज माइनस 3 न्यूटन। सो एक्सेलरेशन अलोंग x डायरेक्शन कितना हो जाएगा माइनस 3 डिवाइडेड बाय मास, और मास हमारा कितना है 5। सो दिस इज 0.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन x डायरेक्शन। इसका मतलब है वेलोसिटी का डायरेक्शन, सपोज एक ब्लॉक ले लिया जिसमें x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो 6 मीटर पर सेकेंड है और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में दैट इज 0.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। सो ऑब्वियसली यहाँ पर वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर, a का डायरेक्शन पीछे, इसका मतलब है इस डायरेक्शन में वेलोसिटी हमारी 0 हो सकती है। सो फाइनल वेलोसिटी अगर मैं बोलूँ कि x डायरेक्शन की अगर 0 है, सो v इज इक्वल टू मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ u प्लस at। फाइनल वेलोसिटी किस टाइम पे 0 होगी वो टाइम हमें निकालना है। सो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी हमारी कितनी 6, ये हमारा माइनस 0.6 इंटू टी। सो t इज इक्वल टू मैं बोल सकता हूँ 6 डिवाइडेड बाई 0.6 एंड दिस इज व्हाट 10 सेकेंड। मतलब 10 सेकेंड के बाद हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो सिर्फ कौन सा डायरेक्शन में वेलोसिटी बचेगी, वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी बचेगी। क्लियर है? सो विच ऑप्शन इज करेक्ट?
अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन बी करेक्ट है। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 38। A boatman can row a boat to make it move with a speed of 10 km/h in still water. A boatman की बात की गई है, इसका मतलब velocity of boat with respect to river is 10 km/h। ये दे दिया गया। River flows steadily at the rate of 6 km/h। मान लिया जाए ये रिवर है, रिवर चल रही है 6 km/h से। Width of the river is 4 km. If the boatman crosses the river along the minimum distance of approach, then time elapsed in rowing the boat will be। अगर ध्यान से देखें VBR ये है और हमारा VR ये है, तो मिनिमम डिस्टेंस के साथ अगर रिवर को क्रॉस करना है तो ऐसे दो सिचुएशन आते हैं। पहला सिचुएशन होता है VBR ग्रेटर देन VR, दूसरा सिचुएशन होता है VBR इज लेस देन VR। जब VBR ग्रेटर देन VR होता है तो ये मिनिमम डिस्टेंस के साथ अपोजिट बैंक पे पहुंच सकता है, लेकिन अगर VBR लेस देन VR हुआ तो कभी भी अपोजिट बैंक तक नहीं पहुंच सकता। इसका मतलब है कुछ ना कुछ ड्रिफ्ट के साथ मिनिमम डिस्टेंस के साथ ये रिवर को क्रॉस करेगी। तो यहाँ पर क्लियरली दिया हुआ है VBR ग्रेटर देन व्हाट VR, और जब भी ये अपोजिट बैंक पे पहुंचेगी या मिनिमम डिस्टेंस का केस जब भी रहेगा तो एक कंडीशन बन जाता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, साइन थीटा इज इक्वल टू VR डिवाइडेड बाय VBR। मतलब जो छोटा है उसे ऊपर लिखें, जो बड़ा है उसे नीचे लिखें। तो साइन थीटा मतलब क्या है 6 डिवाइडेड बाय यहाँ पर 10, इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ 3 डिवाइडेड बाय 5। सो थीटा इज इक्वल टू हाउ मच 37 डिग्री। ये जो थीटा होता है ये VBR का एंगल होता है वर्टिकल से। तो VBR हमारा कितना है 10 है, और इसका जो एंगल है वो 37 डिग्री। जब भी मिनिमम डिस्टेंस का केस होगा तो ये हमारे पास कंडीशन है मिनिमम डिस्टेंस के लिए, साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू छोटा डिवाइडेड बाय बड़ा। VR और VBR में रिलेशन, अगर ये वाली केस होती VBR VR तो इस वाले में ध्यान से देखें VBR छोटी होती, तो यहाँ पर साइन थीटा का कंडीशन होता है VBR डिवाइडेड बाय VR। तो थीटा इज इक्वल टू 37 डिग्री, और ये जो एंगल होती है वर्टिकल से ली जाती है VBR के लिए, जो आप लोग जानते होंगे। तो अगर मैं बोलूँ कि इस VBR के दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट ये VBR cos 37, तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ 10 cos 37। cos 37 कितना 4 डिवाइडेड बाई 5 एंड दिस इज 8। और ये वाला ये कितना हो जाएगा 10 sin 37 मतलब ये 6 km/h। ऑब्वियसली इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, नेट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैंसल आउट हो जानी चाहिए। अगर नहीं होगी तो ये अपोजिट बैंक पे पहुंच ही नहीं पाएगी। अगर कुछ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है तो कुछ ना कुछ ड्रिफ्ट तो हो ही जाएगी। तो ये अपोजिट बैंक पे पहुंचने के लिए नेट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का 0 होना कंपलसरी है, और ये तभी हो सकती है जब VBR इज ग्रेटर देन VR का केस होगा। तो इसका मतलब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 0 हो गई, तो ये वाली वेलोसिटी बची, और ये वाली वेलोसिटी हमारी 8 km/h है। और इस विड्थ को कवर करने का विड्थ जो है वो 4 किलोमीटर, जो टाइम लगेगा, टाइम इज इक्वल टू विड्थ मतलब डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, और डिस्टेंस हमारा 4 है, स्पीड हमारा 8 है। सो दिस इज 1/2 आवर। सो हाफ आवर में ये बैंक को क्रॉस कर पाएगा, मतलब अपोजिट बैंक पे पहुंच पाएगा। क्वेश्चन नंबर 39। A car is moving with speed u. Driver of the car sees red traffic light. His reaction time is t. Then find out the distance traveled by the car after the instant when the driver decided to apply brakes. Assume uniform retardation A after applying brakes. तो ध्यान से देखें, एक कार जा रही थी, एक कार जो जा रही थी वो u वेलोसिटी से जा रही थी, u मीटर पर सेकेंड से। एक ट्रैफिक सिग्नल दिखा, यहाँ पे एक ट्रैफिक सिग्नल देखा। ट्रैफिक सिग्नल के देखने के बाद इसका जो रेस्पॉन्स टाइम है वो t है। मतलब जब इसने ट्रैफिक सिग्नल देखा, देखने के बाद t सेकेंड के बाद ये ब्रेक लगाया होगा, तो t सेकेंड तक ये वाली जो कार है वो ut मीटर चल चुकी होगी। क्लियर है? और t सेकेंड के बाद इसने ब्रेक लगाया तो एक रिटार्डेशन होगा, और रिटार्डेशन a। क्लियर है? और इस समय जो वेलोसिटी थी वो u। अगर यूनिफॉर्म रिटार्डेशन हो तो यहाँ से यहाँ तक जिस डिस्टेंस पे जाकर रुकेगी वो स्टॉपिंग डिस्टेंस कहलाएगा, दैट इज u² डिवाइडेड बाई 2a। सो टोटल डिस्टेंस अगर मैं बोलूँ कितने डिस्टेंस पे जाकर रुकेगा, दैट इज ut प्लस u² डिवाइडेड बाई 2a। This would be the answer. So which option is correct? So according to this, question number 39 का option B क्या है? Correct है। Let's go for question number 40. A person walks along an east-west street and a graph of his displacement from home is shown in the figure. His average speed for the whole time interval is. एवरेज स्पीड पूछा गया। एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस चाहिए, ना कि डिस्प्लेसमेंट चाहिए। और यहाँ पर वीटी ग्राफ दिया हुआ है। वीटी ग्राफ का जो एरिया होता है वो डिस्प्लेसमेंट देता है। पॉजिटिव एरिया इज पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, नेगेटिव एरिया इज द नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मैं यहाँ पर बोलूँ, ये जो एरिया दिया हुआ है कुछ इस तरीके का दिया हुआ है,
ये वाली जो है वो हमारी क्या है 40 मीटर पर सेकेंड, ये वाली जो है ये हमारी क्या है -40, ये वाली 6, ये 9, ये 12 और यहाँ पर जो है ये 20 है। ये वाली जो एरिया देगी ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट देगी, ये वाली जो एरिया देगी ये नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट देगी, ये A1 और ये A2। जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट को डायरेक्टली लिखेंगे A1 + A2, A1 और A2 कैलकुलेट करो और ऐड कर दो। लेकिन यहाँ पर एवरेज स्पीड की बात हो रही है तो डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए A1 का मोड प्लस A2 का मोड, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो एरिया A1 कैलकुलेट करें, इसका एरिया अगर बोला जाए तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस हमारा 6 है और हाइट हमारा 40 है, तो मैं ये बोल सकता हूँ हाफ इंटू 6 इंटू वट 40। सो ये कितना 20 टाइम में, तो ये हो गया हमारा 120। ये मैं बोलूँ यहाँ से यहाँ 3 है और ये 4 है 40 है, तो इसका मतलब ये भी 120। इसकी बात करें तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो यहाँ पर हो गया हाफ इंटू 3 इंटू वट 40, तो ये हो गया हमारा 60। इसकी बात करें तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इस वाले एरिया की बात करें तो ये कितना हो गया हाफ इंटू बेस, बेस हमारा 8 और हाइट हमारा कितना है -40, सो -40, तो ये कितना हो गया 4 टाइम में, दिस इज -160। तो ध्यान से देखें जो एरिया है ये वाली एरिया जो है नेगेटिव एरिया है, तो हमें A2 जो दिख रहा है वो A2 दिख रहा है -160 और जो A1 दिख रहा है, A1 ध्यान से देखें, सभी को जोड़ दें, ये 120 120 और ये 60, 240 + 60 मतलब कितना हो गया 300। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना होता तो सीधा ऐड कर लेते, डिस्टेंस निकालना है तो दोनों का सम, तो यहाँ पर कितना हो गया 300 + 160 मतलब कितना हो जाएगा 460 मीटर। एवरेज स्पीड बोला गया तो यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है वो 20 सेकेंड है, तो एवरेज स्पीड जो हो जाएगा वो एवरेज स्पीड क्या लिखा जाएगा, टोटल डिस्टेंस दैट इज 460 डिवाइडेड बाय टाइम, दिस इज 20। सो ये कितना हो गया 23 मीटर पर सेकेंड। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू दिस, क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट है। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 41। अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इट्स एक्सीलरेशन at time t is equal to 0 is 5 meter per second square which varies with time as shown in the figure, maximum speed of the particle will be। आपको मालूम होना चाहिए कि अगर A का मैग्नीट्यूड अगर घट रहा हो तो वेलोसिटी वहां पे मैक्सिमम होती है जहां पर एक्सेलरेशन मिनिमम होता है। तो अगर मैं यहां पर बोलूं तो ध्यान से देखें, यहां से यहां तक A घट रही है तो एक्सेलरेशन 8 सेकेंड पे मिनिमम है, सॉरी एक्सेलरेशन 8 सेकेंड पे 0 है और एक्सेलरेशन जहां पे 0 मतलब वहां पे मिनिमम, तो वहां पर वेलोसिटी हमारी मैक्सिमम होगी। याद रखें जब भी वेलोसिटी, यहां पर ध्यान से देखेंगे AT ग्राफ बनाया गया है, जब भी एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड घट रहा होगा, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड घट रहा होगा तो वहां पर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी जहां पर एक्सेलरेशन मिनिमम होगा, और यहां पर एक्सेलरेशन यहां पर 0 है, इसका मतलब यहां पर एक्सेलरेशन मिनिमम है। अगर यहां एक्सेलरेशन हमारा मिनिमम है तो यहां पर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, तो यहां तक का एरिया निकाल लेंगे तो ये हमें देने वाला है चेंज इन वेलोसिटी। ये क्या देने वाला है हमें, चेंज इन वेलोसिटी देने वाला है। तो AT ग्राफ का जो एरिया होता है वो चेंज इन वेलोसिटी होता है। तो अगर मैं यहाँ पर बोलूँ ये हमारा क्या है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और ये हमारा 8 है, तो इसका एरिया निकालें तो एरिया हमारा चेंज इन वेलोसिटी होगा। चेंज इन वेलोसिटी मतलब हाफ इंटू बेस, बेस हमारा कितना 8। अच्छा बेस 8 ही क्यों कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि 8 सेकेंड पे ही हमारी एक्सेलरेशन 0 है, तो उसी जगह पर हमारी मैक्सिमम स्पीड होगी। तो उस जगह पर अगर मैक्सिमम स्पीड है मतलब उतने सेकेंड का एरिया हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। 8 इंटू वट, दिस इज 5, 2 से 4 टाइम में, दिस इज वट 20 मीटर पर सेकेंड, दिस इज चेंज इन वेलोसिटी। अच्छा यहाँ पर कुछ भी मेंशन नहीं है, अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, सो मैं बोल सकता हूँ V फाइनल माइनस V इनिशियल इज इक्वल टू वट 20, इनिशियल वेलोसिटी इज 0, सो V फाइनल इज इक्वल टू वट 20 मीटर पर सेकेंड, एंड दिस V फाइनल इज नथिंग बट V मैक्सिमम, and this is 20 मीटर पर सेकेंड। सो क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट है। A body is thrown vertically upwards. If air resistance is to be taken into account, then the time during which the body rises is। आपसे बोला गया कि टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट में क्या रिलेशन होगा अगर एयर रेजिस्टिव फोर्स अगर कंसीडर कर ले। तो हमें मालूम है जब बॉडी ऊपर की ओर जाती है तो वेलोसिटी का डायरेक्शन ऊपर होता है, वेलोसिटी का डायरेक्शन ऊपर होता है तो रेजिस्टिव फोर्स का डायरेक्शन नीचे होता है। इस रेजिस्टिव फोर्स की वजह से मैं एक एक्सेलरेशन A मान लेता हूँ,
ऑब्वियसली एक रेजिस्टिव फोर्स लग रहा है, उसकी वजह से एक्सेलरेशन ए होगा, और एक एक्सेलरेशन इस पे लग रहा था, दैट इज जी। मान लेते हैं कि ये ए है और ये जी है, ये वेरिएबल हो सकती है, मैं अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ले रहा हूँ कि अगर ये ए है और ये जी है तो अपवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी यू है, और जो एक्सेलरेशन लग रही है यहाँ पर जी इफेक्टिव, यहाँ पर जी इफेक्टिव मैं मान रहा हूँ जी इफेक्टिव इज इक्वल टू ए प्लस जी। जो टाइम ऑफ एसेंट होता है वो इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई जी, लेकिन यहाँ पर जो जी है वो जी इफेक्टिव दैट इज जी प्लस ए। लेकिन जब ऊपर से ये जब नीचे आ रही होती है तो वेलोसिटी का डायरेक्शन नीचे होता है, वेलोसिटी का डायरेक्शन नीचे, तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि जी का डायरेक्शन नीचे है लेकिन रेजिस्टिव फोर्स ऊपर होगा। रेजिस्टिव फोर्स की वजह से फिर से मैं मान लूँ कि एक ए ऊपर लग रहा होगा, रेजिस्टिव फोर्स ऊपर, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग ए जो है वो ऊपर लग रहा होगा। तो अगर मैं बोलूँ कि नेट एक्सेलरेशन जो जी इफेक्टिव है वो कितनी हो जाएगी, जी माइनस ए। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो टाइम ऑफ डिसेंट होगी, ऊपर से जब नीचे आ रहेगी तो टाइम ऑफ डिसेंट, मैं एग्जैक्ट एक्सप्रेशन नहीं लिख रहा हूँ, फिर से मैं बोल रहा हूँ कि ऊपर से जब नीचे आ रही होगी तो टाइम ऑफ डिसेंट को क्या लिखा जाएगा, u डिवाइडेड बाई, यहाँ पर ये वेलोसिटी भी बदलेगी लेकिन अप्रॉक्सीमेट में बोल रहा हूँ, u डिवाइडेड बाई g माइनस ए। तो अगर मैं यहाँ पर बोलूँ यहाँ पर g प्लस ए है और यहाँ पर g माइनस ए है, तो ध्यान से देखें ये टाइम ऑफ डिसेंट को अगर मैं रिलेट करूँ यहाँ पर तो ये g माइनस ए है और ये हमारा टाइम ऑफ एसेंट क्या है, हमारा g प्लस ए। ये वाली वैल्यू बड़ी है तो ये वैल्यू हमारी छोटी होगी, इसका मतलब है टाइम ऑफ डिसेंट इज ग्रेटर देन टाइम ऑफ एसेंट। मतलब फॉल करते समय जो टाइम लगेगा और राइज करते समय जो टाइम लगेगा उसमें रिलेशन, फॉल करते जो समय जो टाइम लगेगा और राइज करते समय टाइम से बड़ी होगी। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, विच द बॉडी राइजेज इज इक्वल टू द टाइम ऑफ फॉल, नहीं, इज लेस देन द टाइम ऑफ फॉल, मतलब टाइम ऑफ डिसेंट इज ग्रेटर देन टाइम ऑफ एसेंट। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 42 का ऑप्शन बी करेक्ट है। फिर से मैं बोल रहा हूँ ये एग्जैक्ट, ये टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट का एक्सप्रेशन नहीं है, क्लियर है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली हम लोग ये समझ सकते हैं कि अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है तो जी इफेक्टिव जी प्लस ए हो गई और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है तो जी इफेक्टिव हमारी जी माइनस ए हो गई है। तो अगर नीचे ये वाला टर्म अगर छोटा है तो ये वाला टर्म बड़ा होगा, ये वाला टर्म बड़ा है तो ये वाला टर्म छोटा हो जाएगा। इसके साथ हम रिलेट कर सकते हैं। एग्जैक्ट अगर एक्सप्रेशन पूछा जाता कि टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट क्या होगा तो उस समय फोर्स की वैल्यू दे दी जाती या एक्सेलरेशन का कोई फंक्शन v के टर्म में दे दिया जाता और फिर आप कैलकुलेट करते इंटीग्रेट करके, तो टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट आप कैलकुलेट कर सकते थे एग्जैक्ट वैल्यू। Let's go for question number 43. The electric field at a distance 3r/2 from the center of the charge conducting a spherical cell of radius r is e. एक चार्ज कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल है ये चार्ज कंडक्टिंग, मतलब अगर मैं इस पे चार्ज q रखूं तो ये ऑटोमेटिकली सारा चार्ज पूरे स्फीयर पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी क्योंकि कंडक्टिंग सेल है। और हमें मालूम है कंडक्टिंग सेल के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो जीरो होती है। इसका रेडियस दे दिया गया r, बोल दिया गया है 3r/2 डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी गई है, लेकिन आपसे बोला गया कि r/2 रेडियस पे या r/2 डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। अगर रेडियस r है तो r/2 इसके अंदर ही होगी, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी 0 होगी। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन डी क्या है, करेक्ट है। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 44. A 100-gram tennis ball coming at a speed of 20 meter per second is hit straight back by a bat to a speed of 40 meter per second. एक टेनिस बैट है, ध्यान से देखें, इस पे एक बॉल आ रही है 20 मीटर पर सेकेंड से, इसे हिट किया गया 40 मीटर पर सेकेंड से, अपोजिट डायरेक्शन, हिट बैक with 40 meter per second. The magnitude of average force F on the ball when it is in contact for 5 millisecond. ये इम्पल्स का क्वेश्चन है और वो जो फोर्स लग रहा है वो एक इम्पल्सिव फोर्स लग रहा है। जो यहाँ पर इम्पैक्ट टाइम दे दिया गया है दैट इज 5 मिली सेकेंड, मतलब 5 × 10⁻³ सेकेंड। आपसे फोर्स पूछा गया, फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। चेंज इन मोमेंटम मतलब मास इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। मास क्वेश्चन में दे दिया गया है, मास कितना दे दिया गया है 100 ग्राम, 100 ग्राम मतलब 0.1 kg। फाइनल वेलोसिटी को अगर पॉजिटिव मान लें +40 तो इनिशियल वेलोसिटी -20 होगी, तो +40 -20 मतलब ये क्या हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाय जो इम्पैक्ट टाइम है वो हमारा कितना है 5 × 10⁻³ है। तो मैं यहाँ पर क्या बोल दूँ 6 डिवाइडेड बाई 5 × 10⁻³ इसका मतलब 1.2 × 10⁻³ न्यूटन, इसका मतलब है 1200 न्यूटन। एक इम्पल्सिव फोर्स लगेगा बॉल पे
और उतना ही इम्पल्सिव फोर्स लगेगा आपका टेनिस बैट पे। क्लियर है? सो विच ऑप्शन इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू दिस? क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन ए करेक्ट है। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 45। n number of bullets strike per second elastically on a wall with a speed v and rebound। एक वॉल है, उस पे n number of bullets, एक का मास अगर m kg है और n number of bullets v मीटर पर सेकेंड से जा रही है, इस वॉल को हिट कर रही है और इलास्टिकली रिबाउंड कर रही है। ध्यान से देखें, इलास्टिकली रिबाउंड कर रही है मतलब वेलोसिटी हमारी v होगी। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जब v वेलोसिटी से अगर स्ट्राइक करती है तो जो फोर्स लगता है वो mnv लगता है। स्ट्राइक करने के बाद अगर वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो नेट फोर्स हमारा mnv होगा। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 45। n number of bullets strike per second elastically on a wall with speed v and rebound, what will be the force exerted on the wall by bullets if match a... Let's go for question number 45. n number of bullets strike per second elastically on a wall with speed v and rebound, what will be the force exerted on the wall by bullets if mass of each bullet is m? ये वॉल है, इलास्टिकली हिट कर रही है, तो अगर बुलेट n नंबर ऑफ बुलेट्स v वेलोसिटी से हिट कर रही है और रिबाउंड कर रही है इलास्टिकली, मतलब सेम वेलोसिटी के साथ रिबाउंड करेगी, तो ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। यहाँ पर थ्रस्ट फोर्स का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व क्या करते हैं, तो अगर n नंबर ऑफ बुलेट्स स्ट्राइक कर रही है हर एक सेकेंड में v वेलोसिटी के साथ, तो mnv फोर्स से हिट कर रही है और वापस अगर v वेलोसिटी से रिबाउंड कर रही है तो mnv फोर्स के साथ रिबाउंड हो रही है। सो जो नेट फोर्स होगी वो हो जाती है 2mnv, जो आप लोगों ने पढ़ा होगा डायरेक्टली फार्मूला, है ना, डेरिवेशन के बाद। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू दिस? क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन सी हमारे लिए क्या है, करेक्ट है। सो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो सॉल्यूशन में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट एग्जाम। और आप लोग हार्ड वर्क करते रहिए, हार्ड वर्क से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके लाइफ में कुछ भी नहीं है। सो कीप ऑन वर्किंग हार्ड and do the best in your exam.